तो गाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे आईपीएस पीओ मेंस में आपके क्वांट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चे मेंस एग्जाम से बहुत डरते हैं, खासकर एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, और उसमें भी जो मैथ है मेंस का, उससे तो बच्चे इतना खौफ खाते हैं कि बहुत लोग फॉर्म भी फिलअप नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये जो आपका खौफ बनाया गया है ये बेसिकली जो है गलत खौफ है। ठीक है, अगर आप रियल एग्जाम के क्वेश्चन को देखोगे जो प्रीवियस ईयर पूछेंगे तो ये बनने वाले होते हैं। हाँ, देखने में खतरनाक लगेंगे लेकिन बनेंगे। ठीक है, लेकिन सही अप्रोच की जरूरत है। आप कैसे मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो मैं आपको सही अप्रोच बताऊंगा और हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डीआई, कैसलेट, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, जितने अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, जितने तरह के आईपीएस पीओ मेंस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो गाइस देखो, पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, खतरनाक लगेगा, लेकिन देखना कितना इजीली बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे, भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आखिर। तो कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी टेबल को पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो गाइस कह रहा है द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ कार अनसोल्ड बाई फोर कंपनी। मतलब हमारी चार कंपनी है ए बी सी डी। ठीक है, तो कितना कार मैन्युफैक्चर करती, मतलब कितना कार बनाती है, और उसमें से कितना कार बेचती है और कितना कार नहीं बेच पाती, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, पी है, जेड है और एक्स है, तीन वेरिएबल है, तो हमको वेरिएबल खोज लेना है। ठीक है, तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं, तो मैं दिखाऊंगा कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन को आप मेंस एग्जामिनेशन में कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और नोट दिया गया, इसको ध्यान से पढ़ लेना, यही नोट हेल्प करेगा आपका वेरिएबल को खोजने में। ठीक है, और गाइज एक चीज देखोगे, ओवरव्यू लोगे तो यहाँ तो एक्स का वैल्यू आराम से निकल जाएगा भाई। देखो, टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड 900 है, उसमें से जितना सोल्ड है इतना है और अनसोल्ड इतना है, तो जितना मैन्युफैक्चर है वो क्या हो जाएगा, सोल्ड प्लस अनसोल्ड, यानी एक्स का वैल्यू तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मुझे देखते ही पता चल गया। अब पहला नोट में क्या कह रहा है, टोटल कार अनसोल्ड बाई डी इज वन थर्ड ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाई द कंपनी। मतलब डी जितना अनसोल्ड कार है वो वन बाई थर्ड है जितना कार सेल करता है, तो इससे मतलब पी और जेड में एक इक्वेशन आ जाएगा। और क्या कह रहा है, टोटल कार सोल्ड बाई ऑल द कंपनीज आर 3552। मतलब जो टोटल कार सेल करता है उसका कितना नंबर है भाई, 3552। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं वेरिएबल जो है पी जेड एक्स, इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक्स आराम से निकल जाएगा भाई। टोटल कार जो सी के केस में है, मैन्युफैक्चर्ड है, वो क्या हो जाएगा, जितना काल ये सेल करता है प्लस जितना अनसेल्ड अनसोल्ड होता है। ठीक है, तो 3x हो गया, तो यहाँ से जो है आपका 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा आपको 252 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू है कितना आ जाएगा, 3 8 24, 384 आ गया। मतलब x का वैल्यू हमको पता चल गया ना, 84 है। तो मतलब यहाँ पे जो है मेरा ये 3x कितना है, 252 है, मतलब जो मेरा ये तो पता चल गया। अब क्या मुझे पता करना है भाई, देखो यहाँ से हमको ये भी पता चल जाएगा बी का कार्ड सोल्ड कितना है, ये कितना है, 8 7 56 4 60/7x, यानी 7 से आपको चला गया 12, यानी ये 720 हो जाएगा। ठीक है, ये 720 हो गया, ये पता चल गया। ठीक है, अब जो है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है गाइज, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है टोटल कार्ड अनसोल्ड बाई डी इज वन थर्ड ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाय द कंपनी, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो डी का जो है मेरा अनसोल्ड कार कितना है भाई, डी जो अनसोल्ड कार है उस कितना है, पी बाई 3 + 150 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है ये वन थर्ड ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाय द कंपनी है, तो टोटल कार सोल्ड बाय डी में देखो 2z + 132 है ना, 2z + 132, तो p और z में फटाफट एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या आ जाएगा मेरा, p/3 + 150 कितना हो जाएगा, 2z/3 प्लस कितना हो जाएगा, 132/3, 3 × 12 एक 44 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि 2z - p/3 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 106। यहाँ से हमको पता चल जाएगा जेड और पी में रिलेशन आ गया ना, 2z - p जो है ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 18, 318 हो गया। ठीक है, तो गाइज देखो, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है भाई, कि टोटल कार सोल्ड बाय ऑल द कंपनी 3552 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस सब का जो सम है मुझे पता है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ इसको भी यूज कर लेते हैं। मतलब जो है जेड प्लस 720, ठीक है, प्लस 648, ठीक है, प्लस जो है आपका 2z + 132 जो है, इस सब का सम कितना दिया गया है, टोटल कार सोल्ड जो है 3552 है। ठीक है, तो इससे एक इक्वेशन बना लो भाई, इससे हम लोग को z का वैल्यू निकल जाएगा ना। देखो z + 2z कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। और इसको देखो, ये 648, 650, 680, 780 हो गया, 800 और 1500 हो गया। ठीक है, यानी 1500 से इधर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा,
2502 हो गया, 2052 हो गया। यानी जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 3 छके 18, 2 3 अठे 24, 1 3 चौके 12, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया मेरा 684। देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपका इसी तरह आ जाएगा। और कैलकुलेशन मेक श्योर सही करना, क्योंकि बहुत बच्चे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ मुझे ये पता चल गया कि 684 है ये, ठीक है, 684 है। और ये अब देखो, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये तो पहले ही पता है। और ये 2z प्लस 132 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 के 6 हाथ में 1368 प्लस 132 कितना हो गया ये, 1370, 1400 और 1500, मतलब ये कितना हो गया मेरा, 1500 हो गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चल के अब मुझे ये पता चल गया है कि सारी कंपनी कितनी कार सेल करती है, ये पता चल गया, ठीक है। और ये जो है आपको और क्या क्या पता चल गया भाई, इसको हम लोग एक वो कर लेते हैं, ए बी सी डी का इंफॉर्मेशन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। कंपनी है मेरी ए बी सी डी, ठीक है। इसमें से कितना कार मैन्युफैक्चर करती है ये लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन, और कितना कार सेल करती है, सोल्ड है और अनसोल्ड। तो सोल्ड तो मुझे सारा पता चल गया ना, कितना है भाई, ए का 684 है, और बी का कितना है 720 है, सी का कितना है, सी का तो दिया था 648 है, ठीक है। और डी का कितना निकल गया 1500 है, ठीक है। और ये टोटल कितना दिया गया था 3552, ठीक है, ये पता चल गया। और सी का मैन्युफैक्चर 900 दिया गया है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, और मुझे कुछ पता चला है भाई, अब देखो हम लोग का एक और चीज पता चल जाएगा, जेड का वैल्यू पता चल गया, तो जेड और पी में ये इक्वेशन है, तो जेड जो 684 है इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 के 6 में 1368 माइनस पी है, ये कितना हो जाएगा 318 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1368 में से 318 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 0,685 1050। देखो पी का वैल्यू भी पता चल गया 1050 है, ठीक है। तो गाइज देखो, यहाँ पे जो है मेरा ये पता चल जाएगा ना, p/3 प्लस 150 है, ठीक है। और p का वैल्यू कितना है 1050 है, ठीक है। तो यहाँ रख दो इसको, 1050/3 प्लस 150, यही हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 एक 350, यानी 500 हो गया, ठीक है। मतलब डी में जो है मेरा अनसोल्ड कितना है 500 है। तो यानी ये कितना हो जाएगा भाई 2000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल काल मैन्युफैक्चर क्या होगा, सोल्ड प्लस अनसोल्ड होगा, ठीक है। अब और क्या निकल जाएगा भाई, देखो बी पी प्लस 150 है, ठीक है। और पी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 1050 है, तो 1050 में 150 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। मतलब बी में जो मैन्युफैक्चर कार है कितना है 1200 है। तो मतलब अनसोल्ड कितना हो जाएगा 800, 480 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पता चलेगा भाई, हाँ ए में जो है टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड ही पी है, तो पी का वैल्यू कितना है भाई 1050 आया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको अनसोल्ड कितना हो जाएगा 700, 350, 366 हो जाएगा, ठीक है। 366, 400, 404, हाँ ठीक है। तो गाइज देखो, हमको सारी चीजें पता चल गया है कि जो कंपनी ए बी सी डी है उसमें कितना कार मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें कितना कार सोल्ड हुआ और कितना अनसोल्ड हुआ। तो गाइस देखो, वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, खतरनाक लग रहा था, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले तो हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि नहीं, कि सारी कंपनी कितनी कार मैन्युफैक्चर करी, उसमें कितना सेल करी और कितना अनसोल्ड रह गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन अब तो इजीली बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारा जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी आ चुका है। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ई इज p/25% मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब जो है एक नया कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया गया, ई आ गया, ठीक है। अब ई कितना कार मैन्युफैक्चर करता है भाई, p/25% मोर देन दैट ऑफ सी। तो सी कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है कार 900, देख रहे हो सी 900 मैन्युफैक्चर कर रहा है ना। तो ये जो है ई जो है p/25% ज्यादा, तो p का वैल्यू देखो कितना है 1050 निकाले थे, यानी 1050 बटा कितना हो जाएगा 25% ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा ये 25 चौके 100 और 25 दूना 50, यानी 42% ज्यादा है। तो यानी 42% ज्यादा तो कितना हो जाएगा 900 गुना 142/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9 से कर दो, 9 दूना 18 का 8, हाथ में एक, 9 चौके 36, एक से के साथ हाथ में 3, 9 का 9 3 12। मतलब ई कितना कार मैन्युफैक्चर कर रहा है 1278, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड बाय ई इज 5z/9, ई का जो अनसोल्ड वाला है ये कितना है भाई, ई का जो अनसोल्ड है कितना कार अनसोल्ड रह जाता है, क्वेश्चन में कह रहा है ये कितना है 5z/9, ठीक है। तो z का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था 684 निकाला था ना।
तो इसको लिख देते हैं 5/9 इंटू क्या हो जाएगा, ये 684 हो जाएगा। यानी 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया, 5 9 चौके 54, 5 6 30 के 0, हाथ में 3, 5 7 35, 380 हो गया। मतलब जो है ई का जो अनसोल्ड कार कितना है, 380 है। तो सोल्ड कितना हो जाएगा भाई, इसमें से माइनस कर दो, 400 हो गया, 878, और 878 20 कितना हो गया, 898। ठीक है, इतना कार क्या होगा, सोल्ड हो गया। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई, तो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कितना है भाई, 898 है। लेकिन देखो ये क्या किया है, थोड़ा घुमा फिरा दिया, ये वेरिएबल के टर्म में ऑप्शन दिया है। तो आप थोड़ा एक बार देख लोगे भाई, जेड का वैल्यू 684 है। हाँ, हमको बी लग रहा है हो जाएगा। देखो जेड का वैल्यू 684 है ना, तो 684 प्लस 214 कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ना आपको 898 हो जाएगा। तो 898 ही है ना मेरा। देखो अनसोल्ड सोल्ड कार जो है ई का 898 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज इसके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड बाय बी इज x/4 प्लस 39। देख रहे हो कितना चालाकी कर रहा है, x का वैल्यू तो हमको पता है। तो अब तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पता चल जाएगा ना कि बी जो है नॉन डिफेक्टिव कार कितना सेल करता है, ये पता चल जाएगा। तो देखो क्या है ये भाई, x/4 प्लस 39। तो x का वैल्यू पता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं भाई, x का वैल्यू 84 है। तो 84/4 प्लस 39 कितना हो जाएगा, ये आपको 4 दूना 21 हो गया, ये कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड बाई बी कितना है भाई, 60 है। नॉन डिफेक्टिव मतलब जो खराब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है बी कितना कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, 1200, उसमें सेल कितना कर रहा है, 720। मतलब बी टोटल कितना सेल कर रहा है कार, सोल्ड जो है 720 है। अब वो जो कार सेल करता है उसमें जो है नॉन डिफेक्टिव कितना है भाई, 60 है। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव कितना है, 60 है। तो ये ध्यान में रखो। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग आर डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड। मतलब रिमेनिंग जो है डिफेक्टिव है, खराब है। तो रिमेनिंग कितना हो गया भाई, 660 हो गया ना। ये क्या है, डिफेक्टिव है मतलब खराब है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्ड सोल्ड बाई डी आर डबल दैट ऑफ बी। मतलब जो है डी जो डिफेक्टिव कार्ड सेल करता है ये कितना है, डबल है जितना बी डिफेक्टिव कार सेल कर रहा है। 660 करता है ये, तो ये कितना करेगा, 200 के 12 1320 डिफेक्टिव कार सेल करेगा। ठीक है, तो कह रहा है देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रूथ। फिर कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताने। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड बाई बी एंड डी इज 120। मतलब जो है टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड बाय बी, तो बी का तो नॉन डिफेक्टिव पता है 60 है, और डी टोटल कार कितना सेल कर रहा है भाई, 1500 कर रहा है ना। डी जो है टोटल कितना कार सेल कर रहा है, 1500। 1500 सोल्ड करता है, उसमें जो है मेरा 1320 क्या निकल जाता है, खराब डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा भाई, इसमें से माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 180 कार जो होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव होगा ना। तो हमको क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कार सोल्ड बाय बी एंड डी। तो डी जो है नॉन डिफेक्टिव कार कितना सोल्ड करेगा, 180। तो 180 और 60 का डिफरेंस बोल रहा है, पूछ रहा है क्या होगा। तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी कह रहा है 120 है, तो हाँ बिल्कुल सही है भाई। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा, सही है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार सोल्ड बाई डी इज मोर देन दैट टोटल नंबर ऑफ कार अनसोल्ड बाई ए। तो डी जो है डिफेक्टिव कार कितना सेल कर रहा है भाई, 1320 कर रहा है। ठीक है, 1320 कर रहा है ना। ये कह रहा है इज मोर देन टोटल नंबर ऑफ कार अनसोल्ड बाई ये, तो ए का अनसोल्ड कार कितना है, 366 है। तो ये तो ज्यादा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार सोल्ड बाई डी इज मोर देन कह रहा है, तो बिल्कुल है भाई, 1320 ज्यादा है ना आपको 366 से। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार सोल्ड बाई बी। बी जो है डिफेक्टिव कार कितना सेल कर रहा है भाई, देखो देखो देखो, बी जो है डिफेक्टिव कार 660 सेल कर रहा है, इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाई सी। सी कितना कार मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई, 900 कर रहा है। तो देखो 660 तो ऑब्वियसली जो है 900 से क्या है, कम है। तो यही तो बोल रहा है, यानी ये भी सही है। मतलब मेरा तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो भाई, क्वेश्चन क्या इतना खतरनाक है। और देखो एग्जाम मेंस में आपके पास टाइम रहेगा, बस सेलेक्टिव होके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन 2 2 मार्क्स के रहेंगे आपके, तो आराम से सॉल्व करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत सारा समय रहेगा मेंस एग्जाम में। चलो अब इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
चलो गाइस इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है Z/4 + X/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ए आर एसयूवी। मतलब ए जो है जितना कार मैन्युफैक्चर करता है भाई 1050 मैन्युफैक्चर करता है ना, उसमें से कह रहा है इतना कार ये मैन्युफैक्चर करता है, तो इसको यहाँ पे लिख लो। उसमें जो कह रहा है Z/4 + X/6 जो है एसयूवी है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो जेड का वैल्यू तो हमको पता है ना 684 है, तो 684/4 कर लो प्लस जो है क्या है x/6, तो x 14 है, x 84 है, ठीक है, तो 84 बटा कितना हो गया 6 हो गया। तो ये कितना हो गया 4 का 4 2 17 चौके 68 यानी 471 हो गया, ठीक है, 4 का 4 2 67 28। हाँ तो कैलकुलेशन सही से करना, हाँ मिस्टेक मत करना, डबल चेक कर लेना। 14 चौके 84 हो गया, तो यानी ये कितना हो गया 175 185, यानी जो 185 है इसमें वो क्या है भाई एस यू भी है, ठीक है, एस यू भी है। एंड रेस्ट आर हैचबैक, तो रेस्ट जो है हैचबैक है, यानी जो है 1050 में 185 घटा दो वो हैचबैक है, यानी 10 में से 5 गया 5, 14 में 8 गया 6, 9 में गया 8, 865 जो है आपका वो क्या है 865 क्या है मेरा हैचबैक है, ठीक है। तो लिख लिया भाई स्टेप बाय स्टेप। आगे क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड कार्स बाय ए इज P/15, ठीक है। जो है ओके ये तो मैन्युफैक्चर है भाई, ठीक है, इतना मैन्युफैक्चर किया ये ध्यान में रखना। अब इसमें सेल कितना करता है, सेल कितना कर रहा है भाई, ए जो है कितना सेल कर रहा है, एसयूवी कितना सेल कर रहा है, सोल्ड कितना है भाई P/15 है, ठीक है, P/15 है, तो P का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं ना। देखो 1050 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1050/15, तो ये कितना सो जाएगा 15 सत्ता 100, ये 70 जो है इसमें सेल करता है, ठीक है। यानी टोटल कितना था भाई मेरा एसयूवी 185 था, 185 एसयूवी मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। उसमें से सेल कितना करता है 70, मतलब अनसोल्ड कितना रह जाता है भाई 115 जो है अनसोल्ड रह जाता है एसयूवी, ठीक है। तो ये डाटा पता चल गया मुझे। अब क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एसयूवी कार अनसोल्ड बाई ए इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ हैचबैक कार सोल्ड बाई ए। टोटल नंबर ऑफ एसयूवी कार अनसोल्ड बाई ए, तो ए जो है कितना अनसोल्ड रह जाता है भाई 115 है। कह रहा है ये लेस देन है टोटल नंबर ऑफ हैचबैक कार सोल्ड बाई ए, इतना जो हैचबैक है ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब देखो इसमें दिया गया है मुझे ए जो है टोटल कार कितना सेल करता है 684, ठीक है, ये कितना सेल करता है 684, तो उसमें जो है ये आपको एसयूवी जो है कितना सेल कर रहा है भाई, एसयूवी जो है 70 सेल कर रहा है, तो मतलब बचा हुआ क्या हो जाएगा हैचबैक हो जाएगा, क्योंकि दो ही तरह का कार है ना, तो ऑब्वियसली मेरा क्या होगा हैचबैक जो होगा सोल्ड करेगा वो ज्यादा होगा टोटल नंबर ऑफ एसयूवी कार से, जो कि 115 है, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट तो मेरा ट्रू है, तो ये तो बोल रहा है फॉल्स है, तो यानी पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ हैचबैक कार मैन्युफैक्चर्ड बाई ए, तो ए कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई 865, ये मैन्युफैक्चर का है ना 865, ये ग्रेटर देन है टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाई सी, तो सी कितना कार मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई 900, तो ये तो भाई फॉल्स है, क्योंकि ये 865 ज्यादा कहाँ है 900 से, ये तो कम है, यानी मेरा दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसयूवी कार अनसोल्ड बाई ए, टोटल नंबर ऑफ एसयूवी कार अनसोल्ड बाई ए कितना है भाई, देखो फिर से ये 115 है ना अनसोल्ड बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई डी, तो डी जो है टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड कितना करता है 1500, तो ये तो इक्वल नहीं है भाई, मतलब क्या हो गया मेरा ये भी फॉल्स है, मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट मेरा क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा 2 एंड 3 फॉल्स है, तो ए विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो कितना खूबसूरत एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है गाइज, आपको भी मजा आ रहा होगा। देख रहे हो मॉक्स का क्वेश्चन कितना अननेसेसरी लेंथी होता है, इसमें कितना खूबसूरत है, 3 वेरिएबल है, इन्फॉर्मेशन दिया गया था तो हम लोग वेरिएबल निकाल लिए। अब क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। और मॉक्स देने के टाइम तो ऐसा लगता है भाई खूंखार क्वेश्चन दे दिया जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम रेलिवेंट है, प्रीवियस ईयर आईपीएस पीओ मेंस में आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, रियल एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई एफ इज 7x + z + 12/2, मतलब एफ जो है टोटल नंबर ऑफ कार कितना सोल्ड करता है भाई 7x + z + 12/2 है। तो हमको देखो x का वैल्यू पता है ना 84 है, 7 × 84, और z का वैल्यू कितना है 684 है, +12/2, तो ये कितना हो जाएगा
7 चौके 28 के 8, हाथ में 2, 7 अठे 56, 2 58, 588 हो गया, प्लस 684 हो गया, प्लस क्या हो गया 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो जोड़ने के लिए भी थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज करो। 588 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई? देखो आपको पाँच 600 हो गया, और 600 प्लस 684 कितना हो गया? 1284 हो गया, ठीक है, बाई 2 हो गया। तो ये कितना हो गया? 2 चौके 12, 2 चौके 8, 642 हो गया। मतलब जो है एफ जो है कितना कार सोल्व करता है भाई? 642, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ कार अनसोल्ड बाई एफ इज 2p। एफ का जो अनसोल्ड कार है कितना है भाई? 2p है। और p का वैल्यू तुमको पता है ना, देखो 1050 है ना, तो कर दो यहाँ 2 इंटू 1050 कितना हो जाएगा आपको? 2100 हो जाएगा ना, 2100 हो जाएगा। मतलब सोल्ड कार इतना है, अनसोल्ड कार इतना है, मतलब जो एफ है टोटल कार कितना मैन्युफैक्चर करता है भाई? दोनों का सम हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा? 2742 कार ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाई एफ एंड ए एन सी टुगेदर। तो ए एन सी कितना टोटल मैन्युफैक्चर करता है? ए और सी जो है 1950 मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। ए और सी कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई? 1950। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कार मैन्युफैक्चर बाय एफ एंड एएनसी टुगेदर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2742 792 हो जाएगा ना। ये कैलकुलेशन अच्छे से करना, बहुत बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो 2742 हो गया, 50 बच गया 792। तो 792 है। तो कह रहा है देखो ऑप्शन घुमा फिरा के दिया गया, तो सब ऑप्शन चेक कर लो आप, ठीक है। तो इसमें कौन हो सकता है, एक बार ओवरव्यू ले लो। एक्स का वैल्यू ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। x+z/3, x+z/3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, x+z/3 भी नहीं हो सकता है। ओके, ये भी नहीं हो सकता है। 5p/3, 5000 बट्टा, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। p-258, हाँ p-258 हो सकता है। देखो 1050 में 258 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 14 में 5 गया 9, और क्या हो गया 9 में से 2 गया 7, 792 आ गया ना। देखो 792 ही निकालना था। तो ये p-258 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। थोड़ा स्मार्ट वे में सॉल्व करो, देख लो एक बार ओवरव्यू, देख लो एक्स वाई एक्स पी और जेड का वैल्यू क्या है, और सब ऑप्शन में एक बार ओवरव्यू ले लो कि किसका मतलब क्लोजर आएगा। तो मैंने देखा ई का क्लोजर है, तो उसको चेक किया तो 792 आ गया। तो क्या हो जाएगा मेरा? 124 का ई विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, होपफुली आपको भी मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। देखो इसमें कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड कार बाई ए सी एंड बी इज वाई। मतलब ए सी बी जो है इसका जो अनसोल्ड कार है उसका एवरेज दिया गया है, कितना है भाई? अनसोल्ड कार का जो एवरेज है, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो वो वाई के बराबर है, ठीक है। यानी यहाँ से मेरा ए सी बी का जो है, ए बी सी का कर लो, अनसोल्ड कार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना आपको, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड का ये वाई है, तो मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता है ना भाई, ए बी सी का अनसोल्ड कार 366 है, और 480 है, 252 है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको सम कर लो फटाफट, 366 प्लस 480 प्लस 252, यही अनसोल्ड कार है ना ए बी सी का। तो देखो ये हो गया 6 दूना 8, 6 8 14, 5 19 के 9, हाथ में 1, 4 4 8 2 10, 1098 है। तो गाइज मतलब ए बी सी का जो अनसोल्ड कार है 1098 है ना, तो ये कितने के बराबर दिया गया है? 3y का। तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 1 3 छा का 18, 1 366 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू पता चल गया। अब और आगे का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाई सी एंड डी इज 5q, ठीक है। मतलब सी डी जितना मैन्युफैक्चर करता है कार, ठीक है, जितना प्रोडक्शन करता है उसका एवरेज कितना है भाई? 5q के बराबर है। यानी मतलब सी डी जितना मैन्युफैक्चर करता है कार, वो कितने के बराबर है? मैन्युफैक्चर करता है वो कितना हो जाएगा? 10q होगा। तो q का वैल्यू भी निकल जाएगा ना, क्योंकि मुझे पता है भाई सी और डी कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, 900 प्लस 2000, ठीक है, तो यानी 2900 हो गया। ये 2900 हो गया ना। तो देख रहे हो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, इतना मुश्किल नहीं रहता है। क्यू का वैल्यू आराम से नहीं निकल गया, 290 हो गया। अब देखो वाई का वैल्यू पता चल गया, क्यू का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। और ऊपर में मेरा एक्स जेड और पी का वैल्यू पहले से ही पता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो पहला जो है p माइनस जेड लेस देन क्यू, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? p माइनस जेड जो है कह रहा है लेस देन क्यू है, यही है ना, ठीक है। p का वैल्यू तो हमको पता है 1050 है, और z का वैल्यू कितना है भाई? z का वैल्यू ऊपर में देख लो 684 है, ठीक है, 684 है, और इधर q का वैल्यू कितना है? 290 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको?
700, 350, 366। तो 366 लेस देन 290, ये तो भाई फॉल्स है। यानी मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लो। दूसरा क्या है, y प्लस एक्स जो है, कह रहा है y प्लस एक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन p है। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। तो y का वैल्यू कितना है मेरा भाई, देखो 366 है। और x का वैल्यू देखो ऊपर में कितना था भाई, 84 है ना, 84 है। और p का वैल्यू तो हमको पता है 1050 है। तो ये तो फॉल्स है भाई, ये तो नहीं होगा ना। तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये है y माइनस क्यू, कह रहा है x माइनस एट के इक्वल है क्या। तो y माइनस क्यू कितना है भाई, 366 माइनस 290, 366 माइनस 290। और इधर x कितना है भाई, 84 माइनस 8। तो ये कितना है, 76 हो जाएगा। और ये कितना है, 76। हाँ, ये तो सही है भाई। मतलब जो है मेरा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। तो ओनली थ्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है। और देखो कितना मजा आया भाई, वेरिएबल वाला क्वेश्चन था लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए तो कितना इजीली बन गया। तो होपफुली ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर पाओगे। देखो आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है और जो वेरिएबल था उसका वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लोगे आराम से। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है, मेंस लेवल है भाई, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके मतलब फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें आपको एक सीरीज दिया गया है। ठीक है, और सीरीज में जो है वेरिएबल्स है, मतलब मुझे पता नहीं है उसका वैल्यू। जैसे ये सीरीज है ए प्लस 15 है। ठीक है, और क्या है भाई, ए प्लस 16.2 है। और क्या है, ए प्लस 18.6 है। और दो उसके बाद है, दो मिसिंग है मेरा टर्म, मुझे पता नहीं है ये क्या है। और फिर लास्ट में एम है। ठीक है, इसमें और देखो क्या दिया गया, नोट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, एक्स और वाई जो है ये मेरा प्राइम नंबर है और ये जो है 10 से क्या है भाई, कम है। ठीक है, और कह रहा है वाई ग्रेटर देन एक्स, इसमें जो वाई है मेरा ग्रेटर देन एक्स है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, एक्स वाई इजकल टू ए, मतलब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो ए आता है। ठीक है, जो ए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में है। इसमें क्या है, और क्या दिया है, 2a इजकल टू 10y, 2a कितना दिया गया है मेरा भाई, 10y दिया गया है। ठीक है, तो गाइज देखो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। एक्स, यहाँ जो है एक्स वाई मेरा कितना दिया गया भाई, देखो ए है, तो यहाँ से जो है ए मेरा कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा ना। तो यानी यहाँ से 5y लिख दो, तो y से y चला गया, इसीलिए जो है मेरा क्या हो गया, x जो है कितना आ जाएगा, x मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x 5 आ गया ना। तो गाइज देखो अब मुझे कह रहा है कि एक्स वाई प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 10 से कम प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यही हो सकता है ना। अब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 7 ही हो सकता है ना, क्योंकि कह रहा है मेरा y ग्रेटर देन x है। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 5, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 7। ठीक है, और देखो 2a 10y है, मतलब 2a जो है यहाँ पे मेरा 2a है 10y, तो 10 इंटू 7 है यानी 70 है, यानी a कितना आ जाएगा आपको, 35। ठीक है, तो यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ना सिंपल वे में आप मतलब a एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए। अब मेरा सीरीज क्या है ये पता चल जाएगा, क्योंकि हमको a का वैल्यू पता चल गया है। तो 35 प्लस कितना हो जाएगा, 15, 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 51.2। ये कितना हो जाएगा, 35 8 43 53.6। ठीक है, और ये जो मिसिंग है मेरा अभी पता नहीं है, इसको पता करना है। ठीक है, तो गाइज देखो अभी ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, इसका पैटर्न पकड़ लो। देखो यहाँ 1.2 का डिफरेंस है, ये 2.4 का डिफरेंस है, मतलब ये कितना होगा, 3.6 का डिफरेंस आना चाहिए ना, ये तो कितना हो जाएगा, 54.2, यानी ये 57.2 हो जाएगा। ठीक है, और जो है मेरा ये कितना होगा, 4.8 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपको, 5862 हो जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा भाई, ये आपको आ जाएगा 4 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सबका 1.2 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो 1.2 का डिफरेंस आना चाहिए, तो मतलब 6 आ जाएगा, मतलब m का वैल्यू कितना हो गया, 68 हो गया। ठीक है, तो देखो अब मुझे पता चल गया है इस सीरीज का पैटर्न क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई,
इसमें कह रहा है फाइंड विच ऑफ द सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न एज अबव सीरीज। अब ये सीरीज जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, मुझे 3 सीरीज दिया गया, उसमें बोल रहा है कौन ये सीरीज को मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पहला सीरीज देखते हैं भाई क्या है, 25.8 है, 27 है, ठीक है, और क्या है 29.4 है, 33 है, 37.8 है और 43.8 है। तो देखते हैं क्या ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आपका ऊपर में ये वाला कर रहा है। तो देखो दोनों का डिफरेंस 1.2 है, 2.4 है, 3.6 है, 4.8 है और क्या है मेरा 6 है। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, पहला तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा मेरा इक्वेशन क्या है भाई, 112 है, 113.2 है, ठीक है, 115.6 है, 119.2 है, ठीक है, 124 है और 130 है। तो फटाफट चेक कर लेना ये कितना डिफरेंस है, 1.2, 2.4, 3.6 आ रहा है, ये 4.8 है, ठीक है, और ये 6 है, तो ये भी फॉलो कर रहा है भाई। तो सेकेंड वाला भी जो है सीरीज फॉलो कर रहा है ऊपर वाला का पैटर्न। अब तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा क्या है मेरा 325, ओके, 325 है, 326.2 है, 328.6 है, 332.2 है, 337 है और 343 है, ठीक है। तो इसमें देखो डिफरेंस जो क्या है 1.2 है, 2.4 है, 3.6 है, ठीक है, 4.8 है और ये क्या है 6 है। तो ये भी फॉलो कर रहा है, मतलब 1 2 3 तीनों फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑल 1 2 3 विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके कह रहा है फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। मतलब ये जो ऊपर में सीरीज था इसका सातवां टर्म क्या होगा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तक तो मुझे पता है, सातवां क्या होगा ये बोल रहा है। तो हमको पता था ना भाई कितना का है, 1.2, 2.4 ऐसे चल रहा था ना, 3.6, 4.8, ठीक है, यही चल रहा था ना, फिर 6 चल रहा था। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये 75.2 हो जाएगा। मतलब सातवां जो टर्म है 75.2 हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो गाइज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो भाई एम का वैल्यू तो हमको पता चल गया था ना, 68 आया था, ठीक है। लेकिन भाई देखो इसने चालाकी कर दिया, इसने वेरिएबल के टर्म में पूछा है, ठीक है, वाई एक्स के टर्म में पूछा है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स का वैल्यू तो हमको पता है ना 5 है, एक्स का 5 है, वाई का 7 है और ए का कितना है 35 है, इसको लिख लेते हैं। अब देखो मुझे एम का वैल्यू कितना है भाई 68 निकला है ना, ये तो ये कितना हो जाएगा 9y प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपको, 9 सत्ते 63, 5 68 हो जाएगा। मतलब ये तो सही है, ये तो ठीक है। अब ये 12x+8 है, यानी 12 × 5 60 प्लस 8, ये भी 68 आ गया, ये भी सही है। और ये कितना हो गया 2a-2, तो a तो कितना है 35 है, तो 35 दूना 70 में से 2 गया, ये भी कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। मतलब तीनों जो है सही है, ऑल ए एंड बी सी क्या होगा 68 दे रहा है, तो तीनों क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। अब इसके गाइस लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 7 इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ 2a। तो 2a कितना है मेरा भाई, a 35 है तो 2a 70 है। तो गाइज मेरा 2a कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। तो इसमें कह रहा है अगर 7 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 77 आ जाएगा। तो कह रहा है देन द रिजल्टेंट इज डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल है ना, है। मल्टीपल ऑफ 11 है, बिल्कुल है। प्राइम नंबर नहीं है भाई, ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है 1 से डिविजिबल होता है या इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो नहीं है भाई, ये नहीं है। मतलब क्या है मेरा करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी सही है, तो ये हो जाएगा डी विल बी द आंसर। तो गाइज देख रहे हो ये था आपका आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये जो 4 के 4 क्वेश्चन थे, ये क्या बनने वाले थे कि नहीं, आप 4 में से 4 क्वेश्चन बना पाते कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बना सकते थे कि नहीं। क्या ये इतना हार्ड है, कॉमन सेंस लगाना था भाई। क्या करना था आपको, ए का वैल्यू फाइंड करना था। उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि एक्स वाई है, प्राइम नंबर लेस देन 10 है, वाई ग्रेटर देन एक्स है, और इक्वेशन आपको दिया गया तो हम लोग एक्स वाई और ए का वैल्यू पता कर लिए। उसके बाद हम लोग पैटर्न पकड़ लिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो गाइज ये आपका रियल एग्जाम में इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सेंस लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, रियल एग्जाम में यही लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ। इसमें जो है आपका
बोट स्ट्रीम और टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना। कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरे चैनल पे जो है बोट एंड स्ट्रीम का मैंने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मैंने अच्छे से बढ़ाया है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाना और जो कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का जो आपने पढ़ा है उसको यूज करना और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो बना लेंगे मतलब उनका जो मेंस का प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रहा है, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस हो या आईपीएस पीओ मेंस हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो यही लेवल का इस बार भी क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो मतलब आप मेंस रेडी हो। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द एज ऑफ राज आफ्टर 6 ईयर। मतलब इसमें कौन सा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है राज का एज निकालने के लिए आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं भाई। देखो सिमरन इज 8 ईयर्स यंगर टू राज, मतलब सिमरन का जो एज है राज के एज से कितना है भाई, 8 ईयर्स कम है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है मोहित इज 4 ईयर एल्डर टू माही, तो मोहित जो है ये जो है माही से कितना है भाई, माही से जो है 4 साल बड़ा है। ठीक है, तो इसको लिख लिया, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, राज का इस तो इससे नहीं पता चलेगा ना। अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है माही इज 10 ईयर यंगर टू राज, माही जो है राज से कितने 10 साल छोटी है। ठीक है, तो उसको लिख लिया। अब चौथा स्टेटमेंट क्या है भाई, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन एंड माही इज 5:4, मतलब सिमरन और माही का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो क्या है, 5:4 है। तो मान लो ये 5x ये 4x है। ठीक है, तो अब देखो आप कौन से स्टेटमेंट यूज करके राज का एज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखोगे और पहला चौथा और तीसरा का कॉम्बिनेशन से मुझे लग रहा है हो जाएगा। देखो अगर यहाँ सिमरन का एज मतलब हम लोग 5x ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 5x कितना हो जाएगा r-8, यहाँ से ये इक्वेशन आ गया ना। और देखो इसको यूज करेंगे तो माही का जो एज है 4x ये कितना है r-10 है, तो यहाँ से देख रहे हो r कितना हो जाएगा 5x+8 हो जाएगा राज का एज, और इधर से राज का एज क्या हो जाएगा 4x+10। तो क्या करो दोनों को इक्वलाइज कर दो, यानी कितना हो जाएगा, ये x जो है आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो राज का एज है वो क्या हो जाएगा भाई 5x+8 है ना, तो यानी कितना हो जाएगा 5×2 = 10 8 18। वैसे हमको राज का एज ऐसे फाइंड नहीं, हमको बस पता करना है किस स्टेटमेंट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब 1, 2, 1, 3 और 4 से फाइंड कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 2 की जरूरत नहीं है भाई, मतलब स्टेटमेंट 2 का इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें तो यही पूछ रहा है ना, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द एज ऑफ राज आफ्टर 6 ईयर, और राज की एज 6 ईयर कह रहा है आफ्टर 6 ईयर। तो गाइज राज का एज जो है आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा, 18+6 24 ईयर हो जाएगा। खैर इससे हमको मतलब नहीं है, हमको पता करना है किस स्टेटमेंट से मतलब राज का जो एज नहीं पता चलेगा। तो भाई कौन सा स्टेटमेंट है, वो दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 2, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे गए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मतलब जो है सैटरडे और ट्यूसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है इसका डिफरेंस चाहिए, किसके साथ डिफरेंस चाहिए भाई, एंड एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे टुगेदर, मतलब जो वेडनेसडे और सैटरडे का आपका एवरेज टेम्परेचर है इस दोनों का हमको डिफरेंस चाहिए, पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई देखो सैटरडे सैटरडे तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसमें मतलब हमको क्या चाहिए भाई, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है माइनस वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है डिवाइडेड बाई 2, यही पूछ रहा है ना क्या होगा, क्योंकि भाई सैटरडे सैटरडे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ। तो अब देखते हैं हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहला कि द एवरेज टेम्परेचर ऑन सैटरडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 45 डिग्री, मतलब पहला स्टेटमेंट से बोल रहा है सैटरडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है यानी इतना बटा 3 कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से मेरा सैटरडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई 45 × 3 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या दिया गया है भाई, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 115 डिग्री। ठीक है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो सम है टेम्परेचर का वो कितना है भाई मेरा 115 डिग्री है। तो देखो ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिया गया 115 है, तो मेरा सैटरडे का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया मुझे। अब और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे इज 80 डिग्री। ठीक है, मतलब जो है ट्यूसडे और मेरा सैटरडे का टेम्परेचर का सम कितना है भाई
80 डिग्री है। तो सैटरडे तो हमको पता है 20 डिग्री है, तो मतलब ट्यूसडे कितना हो जाएगा 60 डिग्री है। तो अब हमको क्या चाहिए भाई, ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे बाई 2। तो देखो ट्यूसडे 60 है तो यहाँ वेडनेसडे कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा ना। तो अब हमको चाहिए ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे बाई 2। तो ट्यूसडे का 60 है, वेडनेसडे का 55 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यानी कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो इसमें क्या मेरा हो जाएगा 8 2.5 विल बी द आंसर। तो देख रहे हो गाइज, ये है आपका आईपीएस पीओ मेंस का लेवल है। ठीक है, इस बार भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा भाई? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आपको ये क्वेश्चन इतना मुश्किल लगा? इसके तो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मेंस में रहेंगे, बस आपको सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे, और इसमें बार ग्राफ और लाइन ग्राफ पे आपका प्रोबेबिलिटी का बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा है रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड लाइन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द बार ग्राफ shows the total number of balls red, green and blue in 4 different bag। 4 डिफरेंट बैग है आपका, ए है, बी है, सी है, डी है। उसमें कितना टोटल नंबर बॉल्स है ये बार ग्राफ में दिया गया है। रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है और ब्लू कलर का है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और क्या दिया गया है भाई, the line graph shows the probability of picking a red ball from bag A and C and the probability of picking green ball from bag B and D and each। मतलब ये जो आपका लाइन ग्राफ है ये दिया गया है रेड बॉल को ए से निकालने का, ग्रीन बॉल को बी से निकालने का प्रोबेबिलिटी, फिर से रेड बॉल को सी से निकालने का प्रोबेबिलिटी और ग्रीन बॉल को डी से निकालने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है और इस पे आपके 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो 2 मार्क्स के होंगे भाई, क्योंकि जो इतना क्वेश्चन होता है ये 2 मार्क्स का रहता है आपका। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया तो 6 × 2 12 मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, तो गाइज देखो आपको लग रहा होगा भाई ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है और प्रोबेबिलिटी से तो बच्चे बहुत डरते हैं, खासकर मेंस की। तो मैं दिखाऊंगा कि कितना इजी एंड सिंपल वे में आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो गाइज देखो अभी हमको क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है भाई। तो गाइज हमको कौन सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है अब इस ग्राफ से, देखो मुझे कितने सारे बैग्स हैं। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है पहले उसको लिख लेते हैं। A B C D 4 बैग है ना आपका, और उसमें मेरा टोटल बॉल्स कितना है। तो बॉल्स किस कलर के हैं भाई, रेड है, ग्रीन है और क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो देखो बैग ए में कितना बॉल है भाई 20 है ना, और बैग बी में कितना है, ग्राफ में देख लो, बार ग्राफ में 35 है, और सी में कितना है 25 है, और डी में कितना है टोटल बॉल 45 है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया है कि रेड बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है बैग ए से ये कितना है भाई 0.5 दिया गया है। मतलब अगर बैग ए है इसमें मान लो आर रेड बॉल है, तो टोटल बॉल कितना है भाई 20 है, तो रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5 है। मतलब रेड बॉल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल वे में निकाल लिया। मतलब जो है इसमें रेड लिख लो, ग्रीन लिख लो, ब्लू बॉल लो लिख लो। ठीक है, तो ए बैग का रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी दिया गया था, तो हम लोग नंबर ऑफ रेड बॉल निकाल लिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो बैग बी में से ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है 0.4। ठीक है, तो बी में जो है ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, अब टोटल बॉल कितना है बी में 35 है ना, उसका जो प्रोबेबिलिटी है 0.4 है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो भाई 2/5 लिख सकते हो ना। तो देखो ये 7 हो गया, यानी ग्रीन बॉल कितना है इसमें 14 है। मतलब हमारा बैग बी में जो है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना है भाई 14 है। इसी तरह बैग सी में दिया गया है रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी जो है ये कितना दिया गया है भाई, देखो 0.2 है। मतलब इससे जो रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है, सी में टोटल बॉल कितना है 25 है ना, तो ये जो R/25 है कितना दिया गया है 0.2। मतलब बैग सी में नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बैग सी में नंबर ऑफ रेड बॉल 5 हो जाएगा। इसी तरह डी में ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है भाई, देखो ये है आपको 0.6 है। मतलब ग्रीन बॉल टोटल कितना है 45 बॉल है ना डी में, तो ये 0.6 है, तो 0.6 मतलब कितना आप इसको लिख सकते हो भाई 3/5 लिख सकते हो ना। तो यानी ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। मतलब ग्रीन बॉल कितना है भाई मेरा बैग डी में 27 है। तो ग्रीन बॉल जो है बैग डी में 27 है। तो देखो इस तरह स्टेप बाय स्टेप है, हम लोग फॉलो करके जो भी इंफॉर्मेशन था बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में उसको हम लोगों ने नोट कर लिया। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो गाइस बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था हम लोगों ने उसको यूज कर लिया। अब जितना मुझे डाटा मिला उसको मिल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इंक्रीज बाय 30% इन बैग ए। मतलब बैग ए में मेरा इनिशियली नंबर ऑफ रेड बॉल कितना भाई, 10 है ना, इनिशियली 10 नंबर ऑफ रेड बॉल है। अब क्या कहता है, इसको 30% इंक्रीज कर दिया जाता है, मतलब 13 रेड बॉल हो जाता है अब, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बैग ए इज 1/7 ऑफ द बैग बी। तो बैग बी में तो मुझे पता है 14 ग्रीन बॉल है, ठीक है, बैग बी में मुझे पता है कि 14 ग्रीन बॉल है। तो अब जो कहता है बैग ए में इसका 1/7 होगा, यानी 2 ग्रीन बॉल हो जाएगा। तो यानी मेरा जो बैग ए है इसमें कितना हो जाएगा, 2 ग्रीन बॉल होगा। अब मेरा बैग ए में जो टोटल बॉल है वो तो 20 है, पता है ना ये। तो मतलब जो है मेरा ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग ए एंड सी आर इक्वल। तो ए मतलब ए में तो 5 ब्लू बॉल है, तो कह रहा है जो सी में जो है मेरा ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और सी में मुझे क्या पता है भाई, सी में मुझे रेड बॉल पता है ना कि 5 है। सी में रेड बॉल कितना है भाई, 5 है। और टोटल कितना है सी में, 25 बॉल्स है, ठीक है। यानी जो सी में मेरा आपको ग्रीन बॉल होगा ये पता चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैग बी 0.1। तो बैग ए से जो है मेरा, अब ये बैग ए है मेरा, ठीक है, इससे जो है रेड बॉल निकालना है। तो रेड बॉल अब कितना है, 13 है। और टोटल बॉल कितना है, देखो टोटल पहले 20 था लेकिन अब 3 बढ़ गया, 3 रेड बॉल बढ़ गया है, तो 13/23 हो जाएगा ना, एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैग बी, अब बैग बी से हमको ब्लू बॉल निकालना है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, टोटल ब्लू बॉल कितना है, 5 है। और जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है मेरा, 25 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1/5 यानी 0.2 हो जाएगा। तो कह रहा है देखो 13/23 कितना आ जाएगा आपको, नियरली आ जाएगा 0.565 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों का डिफरेंस कह रहा है कि जो 0.1 होगा क्या, तो देख लेते हैं, 0.565 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.365 होगा, ठीक है। तो मतलब ये तो 0.1 तो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये मेरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं भाई। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है भाई, कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग बी एंड डी इज 13। तो बी और डी में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, तो बी में कितना ग्रीन बॉल है, 15, और डी में कितना ग्रीन बॉल है भाई, 27। तो 27 में से 15 गया तो 12 हो जाएगा, तो ये कह रहा है 13 है। तो 13 तो नहीं है भाई, ये तो 12 होगा डिफरेंस, मतलब मेरा स्टेटमेंट 2 भी गलत है। और क्या कह रहा है लास्ट स्टेटमेंट में, एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग ए एंड सी इज 9। तो ए में तो 10 रेड बॉल है, ठीक है। तो गाइस देखो ए में तो अब 13 रेड बॉल है, क्योंकि कितना है, 30% बढ़ गया है ना, पहले 10 था तो 13 हो गया है। और सी में कितना रेड बॉल है भाई, मेरा 5 है। तो 13 5 18 है, उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 18/2 9, मतलब मेरा स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई मेरा, कि इसमें क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट 3 सही है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट 3 ही सिर्फ सही है। तो गाइज अब सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग बी एंड डी इज 13 है। तो देखो बी में कितना ग्रीन बॉल है मेरा, 14 है, ठीक है। और डी में कितना ग्रीन बॉल है, ये तो 27 है, 27 माइनस 14 कितना हो गया, 13 है, मतलब स्टेटमेंट 2 तो मेरा भाई सही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 में क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग ए एंड सी इज 9। तो ए में देखो अब 13 रेड बॉल है, 30% बढ़ गया है ना। और बैग सी में कितना रेड बॉल है मेरा, 5 है, ये तो पहले ही निकल चुका है। तो 13 5 18 का 18/2 9 होगा, मतलब स्टेटमेंट 3 भी मेरा क्या है, सही है। तो मतलब क्या है मेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 3 क्या है मेरा, करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग सी इज मोर देन 8, मतलब सी में मेरा टोटल बॉल कितना है भाई, देखो सी में टोटल बॉल मेरा कितना है, 25 है, ठीक है। और क्या दिया गया है, मुझे रेड बॉल पता है कि 5 है, ठीक है, ये पता है, उसको लिख लिया। उसके बाद कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, कि मतलब ब्लू और ग्रीन बॉल का सम कितना हो जाएगा मेरा भाई, 20 होना चाहिए, ठीक है, टोटल 25 है ना। तो अब कह रहा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग सी जो है, ब्लू बॉल्स जो है वो क्या है भाई, मोर देन 8 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग सी इज मोर देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन दैट बैग। मतलब जो बैग सी में है मेरा ब्लू बॉल ज्यादा है ग्रीन बॉल से, ठीक है। और क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग सी इज ए प्राइम नंबर। मतलब जो सी, मतलब बैग सी में जो मेरा ग्रीन बॉल है, ये क्या है, मेरा ग्रीन बॉल क्या है भाई, प्राइम नंबर है, ठीक है।
तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर बाई करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो गाइस देखो, ब्लू बॉल मेरा क्या है, ब्लू बॉल जो है ग्रीन बॉल से ज्यादा है, तो और ग्रीन बॉल प्राइम नंबर है, तो कौन सा पॉसिबिलिटी होता है सोचते हैं हम लोग। देखो अगर ये 11 9 देखो ये अगर 13 होगा तो ये 7 होगा, तो देखो प्राइम नंबर भी और ब्लू ग्रेटर देन ग्रीन है, ठीक है। अगर ये 15 होगा तो ग्रीन 5 होगा, तो देखो ग्रीन प्राइम है, ब्लू ग्रेटर देन ग्रीन है, ठीक है। या ये 17 होगा तो ये 3 होगा, तो देखो प्राइम है और ब्लू ग्रेटर देन ग्रीन है। इसी तरह बी 18 होगा तो ग्रीन मेरा 2 होगा, प्राइम नंबर है, तो ये मेरा ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ रही है ना। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है पहला क्या है, if total number of red and blue balls in bag D can be equal to the number of blue balls in bag C, total number of red and blue ball in bag D। तो बैग डी में देखो भाई, बैग डी में जो है मेरा ग्रीन बॉल 27 है, मतलब जो है मेरा रेड और ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, टोटल 45 में से माइनस कर दो यानी 18 हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि रेड एंड ब्लू बॉल जो बैग डी में है कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग सी। तो देखो बैग सी में ब्लू बॉल मेरा एक केस में 18 आ रहा है ना, इस पॉसिबिलिटी में आ रहा है, तो मतलब ये इक्वल हो सकता है ना रेड और ब्लू बॉल जो आपके बैग डी में है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, मतलब मेरा स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। द सेकेंड स्टेटमेंट देख चेक करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैग सी इज लेस देन 0.75, मतलब बैग सी से जो है एक ब्लू बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी लेस देन 0.75 है। तो हम इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम तब होगा ना जब 18 ब्लू बॉल सेलेक्ट होगा। अब 18 ब्लू बॉल है, टोटल बॉल कितना है 25 है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालने की तो यही होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 0.25 × 175, 0.72 है। देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0.72 है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैक्स इज लेस देन 0.75। हाँ तो ये तो 0.75 से लेस है ही ना, तो मतलब स्टेटमेंट टू भी मेरा क्या है भाई, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट थ्री में क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैग सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब जो है आपको बैग बी से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो बी जो है आपका, बी में जो है ग्रीन बॉल कितना है भाई, बी में 14 ग्रीन बॉल है ना, बी जो है इसमें 14 ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 14 ग्रीन बॉल है, तो 14 ग्रीन बॉल और टोटल कितना बॉल है बी में 35 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/5 यानी 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैग सी, तो बैग सी में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल, तो इसमें जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी लेके चलो 13 और ये 7 वाला, क्योंकि भाई हमको क्या करना है, चेक करना है दोनों का सम ग्रेटर देन 1 है क्या, इसको चेक करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बैग सी जो है जिससे मिनिमम आए उसका देख लेते हैं, 13 मिनिमम ले सकते हैं ना 13, और टोटल कितना मेरा बॉल है भाई 25 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 बचे 125 और 5 हो गया 2। अब देखो इस दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा 0.92 होगा, तो ये ग्रेटर देन वन तो नहीं है भाई, ये तो लेस देन वन है, ये कह रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो ऑलवेज ग्रेटर देन वन तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थ्री गलत है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा आंसर बोथ वन एंड टू, स्टेटमेंट वन एंड टू ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या ये इतना मुश्किल आपको लगा। अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी की जो है, अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी की वो 2 घंटे की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको आराम से बन जाता, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 2 आवर प्लस की वो कॉन्सेप्ट की वीडियो, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, और उस पे एग्जाम के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है मेरी तो गाइज अगर आपने प्रोबेबिलिटी की मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेना वीडियो, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी की और क्वेश्चन भी एडेड हैं, तो उसको प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग इज 25। अब एक नया बैग के बारे में बता रहा है, ई है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 25 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लू बॉल इन बैग इज 0.2। अब जो है इस बैग बी ई में जो है ब्लू बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई। अब देखो टोटल बॉल 25 है, तो b/25 कितना दिया गया है 0.2 दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ब्लू बॉल लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग डी इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग ई, तो ई में ब्लू बॉल 5 है भाई, तो जो मेरा बैग डी में जो है रेड बॉल जो है 3 टाइम्स है इसकी यानी 15 है, तो इसमें मेरा रेड बॉल कितना है 15 हो जाएगा।
तो और क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू बॉल इन बैग ई, तो ब्लू बॉल बैग ई में तो 5 है, एंड रेड बॉल इन बैग डी, तो रेड बॉल बैग डी में कितना है, 15 है, तो 15 5 10 है, तो ये तो कह रहा है 9, तो ये तो गलत है भाई मेरा। अब दूसरा में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल इन बैग डी इज लेस देन 1/15, तो मतलब बैग डी में जो है मेरा ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, देखो ये 27 5 32 10 42 यानी 3 हो जाएगा ये, तो जो डी बैग में है ब्लू बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा भाई, 3/45 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1/15, ये तो 1/15 के इक्वल आ रहा है, ये कह रहा है लेस देन होगा, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब थर्ड में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम बैग डी 7/66, तो देखो डी में मेरा टोटल कितना बॉल है 45 है, तो इसमें 2 रेड बॉल पिक करना है, तो 15 रेड बॉल है ना, तो 15 में से 2 पिक करेंगे और टोटल 45 में से 2 पिक करेंगे, यही हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पिक करने का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 15 2 फैक्टोरियल 13, 15 × 14/2 यानी 7, ये हो जाएगा 15 × 7 हो जाएगा, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 45 43 फैक्टोरियल 2 45 × 44/2 यानी कितना हो जाएगा ये 22 × 45, ठीक है। तो देखो ये हो गया 3 से कट गया, ये कितना आ गया 7/66, यानी 2 रेड बॉल निकालने का बैक डी से प्रोबेबिलिटी क्या है 7/66, देखो ये 7/66 कह रहा है, मतलब मेरा स्टेटमेंट 3 क्या है करेक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, डी विल बी द आंसर। तो गाइज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन सी इज 1/3 दैट इन डी, तो डी में कितना ग्रीन बॉल है भाई 27 है, तो मतलब सी में कितना ग्रीन बॉल है 1/3 है, मतलब 9 है, तो सी बैग में जो है मेरा ग्रीन बॉल कितना है 9 है। इफ द टू बॉल्स पिक फ्रॉम बैग सी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो इसमें ब्लू बॉल कितना हो जाएगा भाई 5 9 14 यानी 11, इसमें क्या हो जाएगा ब्लू बॉल होगा, तो जिसमें अगर 2 बॉल निकाला जाता है तो वो दोनों ब्लू बॉल है बैग सी में, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई 11C2, 11 ब्लू बॉल में से 11 में से 2 लेंगे और टोटल 25 में से 2 लेंगे, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालने का, 2 ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 11 कर लो, फैक्टोरियल 2 9 11 इंटू 10/2 यानी ये कितना हो गया 55 हो गया, यानी 55 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 25C2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 25/2 फैक्टोरियल 23, 25 × 24/2 यानी ये कितना हो गया 25 × 12 हो गया, 25 × 12, तो ये कितना हो गया 11 से चला गया, ये 5 से चला गया, तो कितना हो गया 11/60 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो गाइज इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है इफ एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग डी एंड सी इज 8, मतलब डी और सी में एवरेज रेड बॉल कितना है भाई 8 है, ठीक है, यानी तो गाइज इसमें एवरेज कितना है 8 है, ठीक है, तो यानी डी और सी बैग में जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि सी में तो मुझे रेड बॉल पता है कि 5 है, ठीक है, सी में रेड बॉल कितना है 5 है, तो मतलब डी में मेरा रेड बॉल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, यानी डी में मेरा रेड बॉल कितना हो जाएगा अब 11 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 5 पता था ना कि सी में। तो कह रहा है देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट क्या है द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग डी इज मोर देन दैट ऑफ रेड बॉल इन बैग ए, तो डी में जो है ब्लू बॉल, तो डी में देखो ब्लू बॉल कितना है भाई, ये 11 है ये 27 है, तो कितना हो गया 38, तो ये कितना हो जाएगा 7 ब्लू बॉल है, ठीक है। इज मोर देन द रेड बॉल इन बैग ए, तो बैग ए में तो रेड बॉल 10 है, तो 7 10 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो स्टेटमेंट ये गलत है मेरा। तो दूसरा नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग डी इज लेस देन दैट इन बैग ए, तो डी में जो रेड बॉल है भाई कितना है 11 है, ये लेस देन है दैट इन बैग ए, 10 11 10 से कम है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तीसरा क्या है द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग बी इज ट्वाइस द रेड बॉल इन डी, तो ग्रीन बॉल बी में कितना है भाई ग्रीन बॉल कितना है 14 है, ठीक है, ये है दुगुना रेड बॉल इन डी, डी में जो आपका रेड बॉल है ये तो 11 है, तो 11 का दुगुना कितना होता है 22 होता है, तो भाई ये भी गलत है मेरा, मतलब क्या है मेरा तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है 1 2 3 तीनों मेरा स्टेटमेंट गलत है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या होगा नन, नन आंसर हो जाएगा, मतलब नन ऑफ दिस कोई भी करेक्ट नहीं है। तो गाइस इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है। तो मैंने जो है मतलब आपको डाटा ऑलरेडी कलेक्ट है कि बैग में कितने रेड और ग्रीन बॉल है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ के आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा आप टाइम दोगे तो ये बन जाएगा। तो गाइस जब आते हैं मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है कि इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, ठीक है, तो x लीटर मेरा क्या है मिक्सचर है, उसमें क्या है भाई मिल्क है और वाटर है, ठीक है, मिल्क मिक्स है और वाटर मिक्स है।
अब ये दिया गया है कि वाटर इज 20% इन द मिक्सचर, मतलब इसमें वाटर कितना है भाई, मेरा वाटर जो है 20% है। तो देखो टोटल एक्स है उसमें 20% है, मतलब कितना हो गया 0.2x ये हो गया और 0.8x मिल्क हो गया, ठीक है। अब कह रहा है फॉलो द स्टेप वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर, मतलब हमको स्टेप फॉलो करना है, 1 2 3 तीन स्टेप दिया गया है, उसके बाद मुझे बताना है फाइनल क्वांटिटी मिक्सचर का क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या है भाई, B liter of water is added and the percentage of water in the mixture become 25%। मतलब इसमें जो है B लीटर वाटर ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, B लीटर जो है वाटर ऐड कर देते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, मिल्क तो सेम रहेगा लेकिन ये वाटर क्या हो जाएगा 0.2x प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहता है अब जो वाटर है मिक्सचर में 25% हो जाता है। तो अब मिक्सचर मेरा कितना है भाई, देखो 0.8x प्लस 0.2x यानी x प्लस बी, मिक्सचर इतना है ना। तो अब जो है मेरा कह रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ये इतना है, टोटल मिक्सचर कितना है एक्स प्लस बी है। अब ये कितना दिया गया है 25% यानी 1/4 है, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.8x प्लस 4b कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा x प्लस बी, ठीक है। यानी यहाँ से मेरा 0.2x कितना हो जाएगा आपको 3b, ठीक है। यानी x यहाँ से कितना हम लोग लिख सकते हैं, x जो है 3b/0.2 यानी ये जीरो इधर कर दो यानी ये 15b हो गया। मतलब मेरा जो x है ये कितना आ जाएगा 15b आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो गाइज देखो x का वैल्यू 15b है तो मतलब ये जो हमारा मिक्सचर है ये क्या हो जाएगा, इसको b के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये 15 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12b हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3b प्लस 4b हो जाएगा, ठीक है। यानी मिक्सचर b के टर्म में 16b है मिल्क और वाटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इफ बी लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड। अब क्या कहता है, ये जो टोटल 16 भी मिक्सचर है इससे क्या करते हैं बी लीटर मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं भाई, इससे हम लोग निकाल लेते हैं, बी लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं, देखो अभी रेशियो कितना है इसका 3:1 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो है 3/4 बी निकाल लिए और इसका कितना निकाल लिए 1/4 बी, यही होगा ना। तो अब आप मिल्क वाटर क्या हो जाएगा 12 - 3/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 - 1/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बी और ये कितना हो जाएगा आपको 15/4 बी हो जाएगा, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। आगे क्या कह रहा है फिर लास्ट स्टेप में कह रहा है 1.5 बी लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड। अब इसमें जो है अभी देखो ये मिल्क है ये वाटर है ना, इसमें जो कह रहा है 1.5 बी मिल्क ऐड कर दिया जाता है तो वाटर तो सेम रहता है। तो अब क्या कह रहा है लास्ट में कि फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 स्टेप। मतलब तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद टोटल मिक्सचर मेरा कितना है भाई, तो टोटल मिक्सचर मेरा कितना है 1.5 बी प्लस 45/4 बी, इतना क्या है मेरा मिल्क है और वाटर कितना है भाई 15/4 बी। तो कह रहा है ये टोटल सम चाहिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है। तो ये क्या लिख सकते हैं 1.5 बी प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का 4 11.25 बी प्लस ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 3.75 बी, यही हो जाएगा ना। अब देखो ये 11.25 कितना हो जाएगा ये 12 15 बी और 16.5 बी हो जाएगा। मतलब मिक्सचर जो है मेरा फाइनल इसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा 16.5 बी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी 16.5 बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं देखो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। देखो जो भी नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करना, ये इजी होता है भाई और आपको मेंस में इस तरह के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नंबर सीरीज मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो क्योंकि बहुत ईजी होता है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको देख नहीं पाते, तो एक क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लो पूरे पेपर का मेंस का और इस तरह के जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले ही सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 और 4 इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें ए और बी जो कोफिशिएंट है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। बाकी इक्वेशन तो क्लियर है, मेरा 3 और 4 तो मुझे पता है। अब क्या कह रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई इज -5। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ देखो ये 5 है ना, +5 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी है और वाई का कोफिशिएंट क्या है -13 है। अब इसका जो सम है -5 है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मेरा a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, ये जो 8 है -8 इधर 8 प्लस हो जाएगा 8 - 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या कह रहा है रूट ऑफ ऑल द इक्वेशन आर नॉन इमेजिनरी, मतलब सारा रूट जो है नॉन इमेजिनरी है। बोथ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जो मेरा a और b है ये दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया है। तो गाइज अब देखना आप कि मेरा जो है
अब देखो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0 है, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, दूसरा इक्वेशन है बी वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 20 इजिकल टू 0, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि देखो a प्लस बी का वैल्यू 3 है तो a और b इंटीजर होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है a का वैल्यू 1 रखेंगे तभी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या नॉन इमेजिनरी आएगा, और इसमें b का वैल्यू 2 रखेंगे तभी मेरा क्या होगा रूट जो है मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा। देखो इसका मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जीरो है, मान लो ए 1 है, ठीक है। तो इसका जो रूट है क्या हो जाएगा, ये तो आप देखते ही बता दोगे क्या हो जाएगा, -2 और -3, ठीक है। तो ये देखो नॉन इमेजिनरी रूट है ना। अब देखो इसमें क्या है आपको 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 20 इजिकल टू 0 है। तो देखो इसको क्या है, इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन 40 है, अब ये 13 आना चाहिए तो ऐसा 5 और 8 है, ठीक है। अब माइनस साइन है तो यहाँ प्लस होगा और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दो, तो यही वाई का वैल्यू हो जाएगा ना। तो देखो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 2.5 एंड 4 हो जाएगा। तो देख रहे हो ये भी नॉन इमेजिनरी है, मतलब नॉन इमेजिनरी होने के लिए a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 होगा तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो गाइज इसके अलावा जो मेरा तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन क्या है भाई, देखो यू स्क्वायर जो है यू स्क्वायर प्लस 7u प्लस 12 इजिकल टू 0 है, तीसरा इक्वेशन ये है। तो इसमें u का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, ये तो देखते ही बता दोगे ना, -3 और -4 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भी स्क्वायर माइनस 9v प्लस 20 इजिकल टू 0, भी स्क्वायर माइनस 9v प्लस 20 इजिकल टू 0। इसको भी तो आप देखते ही बता दोगे क्या होगा, इसका 4 और 5 होगा रूट, ठीक है। तो अब मुझे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता चल गया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 का मेरा बड़ा रूट कौन है, 5 है, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट रूट इन इक्वेशन 2, 2 जो है मेरा 2 कहाँ गया, 2 जो है उसमें स्मॉलेस्ट रूट कौन है 2.5 है। तो ये 5 माइनस 2.5 पूछ रहा है क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए विल बी द आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का मेरा लार्जर रूट क्या है भाई, देखो इक्वेशन 1 का लार्जर रूट क्या है -2 है, ठीक है। और स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4, तो स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 4 क्या है, ये 4 है ना। तो मतलब कह रहा है -2 इंटू 4 का प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ 6 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 का स्मॉलर रूट क्या है -4 है, ठीक है। अब इस -4 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। एंड एड द रिजल्टेंट टू द वैल्यू ऑफ बी। अब इसको b में ऐड कर दिया जाएगा, तो b मेरा कितना है भाई 2 है, ठीक है। इसको में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट नंबर। अब रिजल्टेंट नंबर का स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपको, बी विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्या आपको मुश्किल क्वेश्चन लगा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये आपको आईपीएस पीओ मेंस में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अब बच्चे बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, तो भाई इतना भी पहले का क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही साल पहले का है, ठीक है। और उस समय सीट भी कम थी और कंपटीशन भी ज्यादा था, ठीक है। तो अब तो सीट भी बढ़ गई है, थोड़ा कंपटीशन मतलब कट ऑफ कम ही जाने वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार बिल्कुल आ सकते हैं भाई। और इसके 3 क्वेश्चन आप बना लिए तो कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे मेंस एग्जाम में। और ये नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे बना सकते कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप बीए बीकॉम बीएससी बायोलॉजी किसी भी बैकग्राउंड से हो तो इस क्वेश्चन को तो आप बना ही सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके जरूर सॉल्व करो आप मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं ऐसे डीआई पे जिससे बच्चे खौफ खाते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई। और ये आपका प्रॉफिट लॉस पे डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड डीआई है। 2 बार ग्राफ दिया गया है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चे जो है इस डीआई से बहुत डरते हैं और मैं दिखाऊंगा कितना सिंपल वे में बना सकते हो भाई। और ये आईपीएस पीओ मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द बार ग्राफ shows discount percent given और मार्क प्राइस ऑफ 4 डिफरेंट आइटम इन 2022 एंड 2024। मतलब 4 डिफरेंट आइटम है पी क्यू आर एस, उस पर डिस्काउंट 2022 और 2024 में कितना परसेंट दिया जाता है वो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और नोट में क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम कैन बी सेम और डिफरेंट इन बोथ ईयर। मतलब मार्क प्राइस सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है इन बोथ द ईयर। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे भाई। क्या डाटा कलेक्ट करेंगे
कि मेरा आइटम क्या है भाई, मेरा जो आइटम है क्या है, पी है, क्यू है, आर है और एस है। तो भाई मेरा 2022 में कितना डिस्काउंट परसेंट है वो नोट कर लेंगे और 2024 में मेरा डिस्काउंट परसेंट क्या है वो नोट कर लेंगे। तो ग्राफ को देखोगे तो पी का डिस्काउंट 2022 में कितना है भाई, देखो 12% है ना, तो इसको लिख लिया। क्यू का कितना है भाई, 10 है। आर का कितना है भाई, आर का 15 है, ठीक है। एस का कितना है, 18 है, ठीक है। 2024 में कितना है ये देख लेते हैं। तो गाइज अब 2024 में देखोगे तो पी का कितना है आपका, 15% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। और क्यू का कितना है, 25% है, ठीक है। और आर का कितना है, आर का देखो 20% है, ठीक है। और एस का कितना है आपको, 25% है। तो बस हमने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट नोट कर लिया, परसेंटेज डिस्काउंट क्या है डिफरेंट ईयर में नोट कर लिया। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया गया है कुछ। अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज हमने नोट कर लिया कि 2022-2024 में PQRS का कितना डिस्काउंट परसेंट। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ आइटम एस इन 2022 इज 836 मोर देन दैट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग दिस आइटम इन 2022। मतलब कह रहा है मार्क प्राइस जो आइटम एस का है 2022 में, ठीक है, वो है 836 रुपया ज्यादा है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग दिस आइटम इन 2022। मतलब ऐसी आइटम को 2022 में जितना प्रॉफिट होता है उससे 836 ज्यादा है, तो इसको नोट कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वेयर एज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ इन सेलिंग आइटम एस इन 2022 इज 25%। मतलब ये जो इसका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 25%, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम डी, एक्चुअली यहाँ पे एस होगा, ठीक है। कह रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम एस इन 2022। मतलब जो मार्क प्राइस आइटम 2022 में क्या है ये निकालना है हमको, ठीक है। तो गाइज देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है आइटम एस का 2022 में कितना था, 100x मान लेते हैं हमेशा की तरह। अब देखोगे कि एस आइटम का 2022 में डिस्काउंट कितना था भाई, 18% था ना। डिस्काउंट कितना था भाई, 18%। मतलब जो है इसका आपको सेलिंग प्राइस तो पता चल जाएगा ना, वो तो सिंपल है। सेलिंग प्राइस जो आइटम एस 2022 में कितना हो जाएगा, 82x हो जाएगा, ठीक है। होपफुली इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गाइज देखो और क्या दिया गया है, मुझे मुझे दिया गया है प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, ठीक है। यही कितना है, 1/4 है, तो यहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस तो निकल जाएगा ना, 82x माइनस कॉस्ट प्राइस को मान लो वाई, ठीक है। तो वाई यहाँ से निकाल लो फटाफट, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 8 32, 328x माइनस कितना हो जाएगा 4y, यानी यहाँ से 5y कितना हो जाएगा आपको, y इजकल टू हो जाएगा 5 चौके 30, 5 6 25, 65.6x हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है आइटम एस का 2022 में कितना है भाई, 65.6x है। अब देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, आइटम एस को सेल करने पे 2022 में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा आपको 16.4 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट, 16.4x हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन मुझे क्या दिया है कि जो मार्क प्राइस है वो 836 प्लस प्रॉफिट जो हुआ है 2022 में, तो ये तो 16.4x है। और मार्क प्राइस क्या मान लिया हम लोगों ने, 100x। तो देखो इसमें यूज करो इस इक्वेशन को, आप क्या लिख सकते हो, मार्क प्राइस एस का 2022 में कितना था, 100x था, ठीक है। इसी को इक्वेशन 1 मान लो, तो इक्वेशन 1 में आप जो है वैल्यू रख दो मार्क प्राइस का और प्रॉफिट 2022 में जितना हुआ है इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 836 प्लस 16.4x, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखो कितना इजी है, 83.6x इज इक्वल टू 836, बिल्कुल एकदम सेम आ गया है। x कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, मार्क प्राइस s का 2022 में क्या होगा, तो ये तो 100x है, तो 100x है तो x का वैल्यू अब कितना आ गया आपको, जो मार्क प्राइस s का 2022 में पूछ रहा है क्या है, 100x है ना। तो x का वैल्यू कितना है आपको, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब 1000 रुपीज हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1000 ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में बन गया। अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, परसेंटेज डिस्काउंट मार्क प्राइस मैंने अच्छे से समझाया, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। तो आपको ये इस क्वेश्चन बनाने को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके, और क्वेश्चन मेरा आराम से बन गया, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज आप आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इफ द मार्क प्राइस ऑफ क्यू इज ट्वाइस द मार्क प्राइस ऑफ पी इन 2022, ठीक है। तो क्यू का जो है मार्क प्राइस जो है 2022 में वो कितना है भाई, 2 टाइम्स है जितना मार्क प्राइस है पी का 2022 में ही, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने नोट कर लिया। तो अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड क्यू इन 2022, मतलब पी एंड क्यू आइटम का सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस जो पी 2022 में 100x है, ठीक है। तो ये
तो गाइज मार्क प्राइस क्यू का 2022 में कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दुगुना है। ठीक है, अब देखो मुझे डिस्काउंट पता है ना भाई, क्यू का 2022 में कितना है, 10% है। ठीक है, और पी का 2022 में कितना है, 12% है। तो मतलब देखो क्यू का अगर मेरा डिस्काउंट कितना है भाई, 2022 में 10% है ना, क्यू का 10% है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 190x हो जाएगा ना। ठीक है, और देखो मेरा पी का क्या है डिस्काउंट भाई, 12% है, पी का डिस्काउंट कितना है, 12% है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आपको क्या हो जाएगा, 88x हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस जो है पी का 2022 में और सेलिंग प्राइस जो है क्यू का 2022 में, उसका रेशियो चाहिए। तो सेलिंग प्राइस पी का कितना है भाई, देखो 88x है ना, 88x है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस क्यू का 2022 में कितना है भाई, 190x है। ठीक है, तो इसको रेशियो आराम से निकल गया, कितना हो जाएगा ये, 44 से जाएगा, 2 नमा 18, एक 95 हो जाएगा, और कटेगा 44:95, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज होपफुली आप भी एंजॉय कर रहे होगे ये प्रॉफिट एंड लॉस का अरिथमेटिक बेस्ड डीआई। ठीक है, तो बच्चे जो अरिथमेटिक डीआई से डरते हैं, क्या डरने की जरूरत है, मतलब देख रहे हो कितना सिंपल वे में बन रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरह के अरिथमेटिक डीआई को आप मेंस एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, आईपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस में। ठीक है, बिल्कुल कर पाओगे भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह से सॉल्व करोगे। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम आर एंड एस इन 2024 इज 2:5। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है आइटम आर का 2024 में, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आइटम एस का जो है 2024 में, उसका रेशियो दिया गया क्या है भाई, 2:5 है। ठीक है, 2:5 है, तो मतलब 2:5 है, तो इसको मान लेते हैं 200x, इसको मान लेते हैं 500x, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड द प्रॉफिट ऑन सेलिंग आइटम आर एन एस इन 2024 इज 20% एंड 25%। मतलब जो है प्रॉफिट मुझे दिया गया है भाई, किसका दिया गया है प्रॉफिट, आर का 24 में 20% है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है आइटम एस का 2024 में कितना है भाई, ये 25% है। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम आर इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम एस इन 2024। मतलब जो है कॉस्ट प्राइस जो आइटम आर का है और कॉस्ट प्राइस जो आइटम एस का है 2024 में, ठीक है, उसका परसेंटेज कितना है ये पूछ रहा है, ये हमको चाहिए। यानी हमको कॉस्ट प्राइस, बेसिकली कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए आर एस का 2024 में। तो गाइस ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया है और प्रॉफिट भी दिया गया है भाई, प्रॉफिट भी दिया गया, तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। सोचो आप, देखो आपका जो सेलिंग प्राइस है आर का 24 में, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये 200x है। ठीक है, और जो है प्रॉफिट जो है प्रोडक्ट आर पे जो है 2024 में 20% है। ठीक है, तो यहां से आपका प्रॉफिट क्या होता है भाई, 1/5 जो दिया गया है, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। मान लो कॉस्ट प्राइस वाई है, ठीक है, तो यहाँ से वाई कितना हो जाएगा आपको, 1000x माइनस 5y, यानी बेसिकली क्या लिख सकते हो, 6y 1000x हो गया, यानी y कितना हो गया, 500x/3 हो गया ना। अब y क्या है मेरा, बेसिकली यही तो कॉस्ट प्राइस है। यानी मेरा जो कॉस्ट प्राइस है आर आइटम का 2024 में, x के टर्म में कितना आ गया, 500x/3 आ गया। ठीक है, 500x/3, तो इसको हम लोग निकाल लिए। अब देखो फिर से देखो, सेलिंग प्राइस s का 24 में क्या है भाई, 500x है ना। सेलिंग प्राइस जो आइटम s का है 2024 में कितना है, 500x है, और आइटम एस का 24 में प्रॉफिट परसेंट दिया गया है मुझे, 25% है। मतलब आइटम एस का जो है 2024 में प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है। तो फिर से यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लेंगे। देखो 1/4 प्रॉफिट है ना। अब जो है कॉस्ट प्राइस मेरा 500x है, मान लो इसका जो कॉस्ट प्राइस है जेड है। ठीक है, तो जेड कितना हो जाएगा आपको, 2000x हो जाएगा माइनस 4z हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल है, 5z मेरा हो जाएगा 2000, यानी जेड कितना हो जाएगा मेरा, 400x हो जाएगा। मतलब जो है मेरा कॉस्ट प्राइस जो है आइटम एस का 2024 में कितना हो जाएगा भाई, 400x हो जाएगा। तो यही चाहिए था ना हमको, हमको तो रेशियो निकालना है, तो x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो हमको क्या चाहिए था भाई, आंसर क्या चाहिए था, कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए था ना, आर और एस का। तो देखो आर का क्या है भाई कॉस्ट प्राइस मेरा, आर का कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, 500x/3 है ना, 500x/3 है, और s का कॉस्ट प्राइस कितना है, 400x है। तो इसको डिवाइड करके 100 से परसेंट कर देंगे, यही पूछ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ना 5/12 इंटू 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, इतना परसेंट, यानी 500/12% हो गया। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको,
तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपको, बारह चौके 48, 2 हो गया, 12 का 12 20, 8 हो गया, तो कितना हो गया, बरछा के 72, 8 फिर 41.67% अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या आंसर हो जाएगा भाई, 41.67%, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत खूबसूरत और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखो इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ क्यू एन आर इन 2024 इज 3:4। मतलब मेरा जो मार्क प्राइस है क्यू का 2024 में, ठीक है, और मार्क प्राइस जो है आइटम आर का 2024 में, उसका रेशियो कितना दिया गया है भाई, 3:4 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है मुझे, तो इसको मान लेते हैं ये 300x है और ये 400x है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन आइटम आर इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 60%। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉफिट जो आर का 2024 में है वो कितना दिया गया है, 60% दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर इन 2024 इज ₹960। मतलब जो है, तो गाइस इसमें क्या मुझे दिया गया है कि जो प्रॉफिट परसेंट है आर का 2024 में, उसका एक्चुअल वैल्यू भी दिया गया है, कितना है, ₹960 है। ठीक है, देखो परसेंटेज भी दिया गया है और एक्चुअल वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ क्यू इन 2022 एंड 2024 इज सेम। अब क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस का जो क्यू का 2024 में है, ठीक है, और मार्क प्राइस उसी प्रोडक्ट का 2022 में जो है वो सेम है कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू इन 2022। तो क्यू का जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा 2022 में, ये निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे तो हम अगर ये निकाल लेंगे, मार्क प्राइस निकाल लेंगे, तो मेरा बन जाएगा क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो अब थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज करना। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो गाइस देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है भाई, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, आर का जो 2024 में प्रॉफिट परसेंट है वो दिया गया है 60% है, 60% है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 3/5 जो है प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू प्रॉफिट का दिया गया है 960, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया है 960, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सिंपली प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ से देखो 320 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट आर का 2024 में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट 960 हो रहा है। ठीक है, तो यानी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा ना, आइटम आर का 2024 में कितना होगा, प्रॉफिट 960 ऐड कर दो इसमें, यानी 2560 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब देखो सेलिंग प्राइस जो है मुझे पता चल गया, और मार्क प्राइस आर जो आइटम का है 2024 में 400x है ना। तो अब देखो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, और आर जो आइटम है उसका 2024 में आप देखो 20% डिस्काउंट मिलता है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा, नीचे देख लो 400x है ना, उसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ 20% है प्रोडक्ट आर पे 2024 में, तो यानी कितना हो जाएगा, इसका 80% हो जाएगा, तो यही 80/100 हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। तो इसमें एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो 4 हो गया, 5 हो गया, तो गाइस ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया आपको 5 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 से ये 80 चला गया, ठीक है 80 हो गया। अब देखो यहाँ से एक जीरो निकाल दो, यहाँ इसको कर दो 8 24 32 हो गया, और ये 4 से 8 चला गया। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, मुझे 8 आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या पता करना है भाई, मार्क प्राइस जो क्यू का 2024 में पता चल जाएगा ना, ये 300x है, अब एक्स का वैल्यू 8 आ गया है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो जो है मार्क प्राइस क्यू का 2022 में ये भी कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस क्यू का 2022 में क्या होगा, तो क्यू का 2022 में डिस्काउंट कितना है भाई, देखो क्यू का जो 2022 में डिस्काउंट है 10% है ना, तो डिस्काउंट मेरा कितना है भाई, 10% है, तो सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा, मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस क्यू का जो 2022 में है कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस है जितना इंटू 90/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये कट गया यानी ये चला गया, तो अब कितना हो जाएगा, 900, 9 के 36 के 6, हाथ में 3, 9 दूना 18, 3 21, 2160 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसमें मेरा सेलिंग प्राइस क्यू का 2022 में क्या हो जाएगा, 2160 विल बी द आंसर। तो गाइज इस प्रॉफिट एंड लॉस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बना लूंगा तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए भी थोड़ा चैलेंज में दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करना कमेंट में क्या होगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ही सेकेंड में सॉल्व हो गए, क्योंकि भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप क्वेश्चन आप देखते ही तुरंत कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर लोगे। तो आप मुझे बताना कि आपने देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं। ठीक है, तो इसका मुझे जरूर आंसर करना कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। एंड होपफुली जिनके प्रॉफिट एंड लॉस, जिसने मेरे चैनल पे वीडियो देखा है वन शॉट कॉन्सेप्ट का, उसको तो ये क्वेश्चन भाई देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बता देना।
तो गाइज अब आते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चन पे, और ये वेरिएबल पे बेस है आपका, ठीक है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत एंजॉय करोगे इस क्वेश्चन को, कंसेप्चुअल है और खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। द पाई चार्ट shows the percentage and degree distribution of the total number of student in 4 different institution that provide skill development course। तो 4 इंस्टीट्यूशन है आपका, ए है, बी है, सी है, डी है। ये स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कराता है, और टोटल स्टूडेंट मुझे दिया गया है, लेकिन गाइस इसमें थोड़ा चैलेंजिंग कर दिया आपको। परसेंटेज दिया गया है और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मतलब या तो परसेंटेज देता या डिग्री देता तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन परसेंटेज भी और डिग्री भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है। तो और क्या कह रहा है आगे, और क्या दिया गया है। The table shows the given institution provide training for student to another institution। अब कह रहा है जो इंस्टीट्यूशन ए बी सी डी है, ये दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, और नोट में क्या दिया गया है ये ध्यान से देखना। इंस्टीट्यूशन बी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू 1000 स्टूडेंट। मतलब बी जो इंस्टीट्यूशन है ये 1000 लोगों को ट्रेनिंग देता है। मतलब सी एंड डी जो है इसका सम कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो बहुत खूबसूरत है क्वेश्चन गाइस, इसमें देखना सबसे पहले आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। ये जो पाई चार्ट होता है बेसिकली ये क्या होता है, या तो इसका जो टोटल होता है वो क्या होता है, 100% होता है ना। या तो 100% होता है या 360 डिग्री होता है। डिग्री के टर्म में टोटल 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज के टर्म में कितना होता है भाई, ये 100% होता है, ठीक है। लेकिन इसमें परसेंटेज भी है और डिग्री भी है। तो अब कैसे करेंगे भाई, तो देखो आपका जो है 108 डिग्री दिया गया है। जैसे ए का दिया गया है कितना है, वाई परसेंट है, ठीक है। बी का लेकिन डिग्री में दिया गया है 108 डिग्री है, ठीक है। और सी का कितना दिया गया है, सी का जो है एक्स प्लस 25% है, फिर से परसेंट में है। और डी जो है मेरा, फिर ये डिग्री में दिया गया है, डी डिग्री में कितना दिया गया है भाई, ये दिया गया है 54 डिग्री, ठीक है। तो गाइज अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका जो 360 डिग्री होता है ये इक्विवेलेंट किसके होता है भाई, 100% के इक्विवेलेंट होता है ना। तो इसमें जो है मेरा 108 डिग्री कितना हो जाएगा, अगर इसको इसको अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 100/360 गुना क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक जीरो चला गया, 36 दिया, 108 होता है, यानी 30%। मतलब 108 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30%, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 30% हो गया, ठीक है। अब गाइज ये जो मेरा 54 डिग्री है तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब इसका आधा है तो ये कितना हो जाएगा, 15% होगा। इसका तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरा जो है y परसेंट प्लस जो है मेरा b का 30%, ठीक है। फिर जो मेरा c का है x प्लस 25%, और जो मेरा d का है 15%, ये टोटल कितना है भाई, 100% है ना। यानी यहाँ से मुझे एक्स एंड वाई का पता चल जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा भाई, 55 5 60 10 70, यानी एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ से, 30% हो जाएगा ना गाइज। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा, 30% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग नोट कर लिए। अब गाइज और क्या दिया गया है कि इंस्टीट्यूशन बी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू 1000 स्टूडेंट। स्टूडेंट बी जो है किसको ट्रेनिंग दे रहा है, सी और डी को। तो सी को देखो, सी आपका क्या है भाई, एक्स प्लस 25 है, और डी क्या है मेरा 54। लेकिन इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया ना, तो यानी ये 15% है, कन्वर्ट किया तो कितना आ गया था, 15%। अब क्या कह रहा है कि बी जो ट्रेनिंग देता है 1000 स्टूडेंट को, मतलब सी और डी जो है, सी प्लस डी जो कितना है, इसे 1000 दिया गया है। तो अब सी का कितना परसेंट है भाई, एक्स प्लस 25 है, ठीक है। यही है ना, एक्स प्लस 25%, और डी का कितना है, 15% है। डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट कर लिए, तो ये कितना दिया गया आपको, ये एक्चुअली 1000 है, ठीक है। तो अब देखो एक्स प्लस जो है 40 मेरा, ये परसेंट कितने के बराबर आ गया, ये है 1000, ठीक है। तो देखो गाइज अब मैं आपको ऐसा कॉमन सेंस लगाने बोलता हूं जो आपको मजा आ जाएगा। देखो टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है, 2000 है, ठीक है। मतलब जो टोटल स्टूडेंट 2000 है, मतलब कहा जाए तो वो कितने, 100% के बराबर है ना, है कि नहीं। तो मतलब मेरा 1000 स्टूडेंट, उसका हाफ जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 50% के, ठीक है। यानी ये बेसिकली 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं ना। अब देखो दोनों तरफ परसेंटेज है, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 40, यानी 10% आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्चुअल वे में आप सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। वेरिएबल का वैल्यू भी निकल गया, और आपने सीख भी लिया कॉमन सेंस कैसे यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब x का वैल्यू पता चल गया, तो y का वैल्यू कैसे पता चलेगा भाई, ये आप सोचोगे। x तो 10% है, देखो
x अगर 10% है तो y मेरा कितना हो जाएगा, 20% होगा, क्योंकि x प्लस वाई क्या है मेरा, 30% है। ठीक है, तो देखो अब x का वैल्यू भी पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब जो है, अब हमको ये पता चल गया ना कि ए बी सी डी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा। ठीक है, ए में कितना है, वाई परसेंट था यानी 20% है। ठीक है, बी में कितना है भाई, बी में आपको 30% निकाला था ना, बी में 30% था, तो बी में 30% था। सी में कितना था भाई, सी में एक्स प्लस 25, तो एक्स का वैल्यू 10 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 10 + 25 35। और डी में तो आपको पता है 15% है, तो देखो ये टोटल कितना है आपको, 100% है। ठीक है, अब जो है टोटल स्टूडेंट तो मुझे दिया गया है ना, टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, आपको टोटल तो 2000 स्टूडेंट है, तो 2000 में ए का 20% है मतलब कितना हो गया, 400 है, बी का 30% है मतलब 600 है, सी का 35% है मतलब 700 है, और डी का 15% है मतलब 300 है, तो टोटल 2000 स्टूडेंट है। ठीक है, तो गाइज देखो, अब हमको इन्फॉर्मेशन पता चल गया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि यही हमको पता करना था ना कि ए में कितने स्टूडेंट है, बी में कितने स्टूडेंट है, सी में कितने स्टूडेंट है और डी में कितने स्टूडेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको यूज करके सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई, अब एक है नया मतलब इंस्टीट्यूशन ई के बारे में बोल रहा है, इज वाई प्लस 5% मोर। अब हम तुरंत कहेंगे वाई का वैल्यू 20 है, मतलब ये क्या बोल रहा है, 25% मोर बोल रहा है देन दैट ऑफ बी। तो बी में तो मुझे पता है ना भाई 600 स्टूडेंट है, मतलब 600 से 125% ज्यादा, यानी कितना हो गया 600 इंटू 5/4, यानी ये कितना हो गया आपको 150 से चला गया, और ये हो गया कितना आपको 750 हो गया ना, मतलब इंस्टीट्यूशन ई में जो है टोटल 750 स्टूडेंट है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, एन आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ई, ई में जो टोटल स्टूडेंट है, ई में कितना स्टूडेंट है 750, इसमें से 4x%, एक्स का वैल्यू 10 है, तो यानी ये कितना बोल रहा है 40% इज नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब इसमें जो 40% है वो क्या है भाई, गर्ल है। ठीक है, गर्ल है, और 60% क्या हो जाएगा मेरा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर रेशियो में बोले तो 2:3 है, यानी ये टोटल 750 है, यानी 5 150, यानी ये 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो ये तो आप माइंड में कैलकुलेट करके ही लिख लोगे कि इतने गर्ल हैं इतने बॉयज हैं इंस्टीट्यूट ई में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन तो 750 है, इज ग्रेटर देन डी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट। तो देखो डी जो है मेरा किसको ट्रेनिंग दे रहा है, ओनली सी को देता है ट्रेनिंग, तो सी में टोटल कितने स्टूडेंट है भाई, सी में तो 700 स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब जी डी जितने को ट्रेनिंग दे रहा है, उसको डी किसको ट्रेनिंग दे रहा है भाई, सी को, और सी में टोटल कितने स्टूडेंट है 700। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई, मतलब जो 750 है, इज ग्रेटर देन डी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, जो कि 700 है, तो 750 तो 700 से ज्यादा है ही, यही बोल रहा है, तो ये तो सही है, ये तो करेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा, करेक्ट है। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इन ई, ई में नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई, देखो 450 है ना, ये कह रहा है लेस देन है ए प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, तो ए कितने, ए किसको ट्रेनिंग देता है भाई, बी को। ठीक है, तो बी कितना स्टूडेंट है मेरा यहाँ 600 है, यानी क्या बोल रहा है ये, जो है आपका नंबर ऑफ बॉयज इन ई 450 इज लेस देन द ए प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, यानी बी को ट्रेनिंग देता है और बी में 600 स्टूडेंट है। देखो ये भी सही है, मतलब इक्वेशन 2 भी सही है भाई, स्टेटमेंट 2 सही है आपका। अब कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई, ई में कितना गर्ल है भाई, देखो 300 है ना, 300 लड़कियां हैं, इज इक्वल टू सी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, तो सी किसको ट्रेनिंग दे रहा है भाई, देख लो सी ओनली ए को ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो ए में कितने स्टूडेंट हो आपको 400 है, तो कह रहा है कि जो गर्ल है मेरा, जो गर्ल है ई में, तो गर्ल ई में तो 300 है, कह रहा है ये इक्वल टू है सी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, तो सी तो ए को ट्रेनिंग देता है और ए में टोटल 400 स्टूडेंट है, तो 300 इक्वल टू 400 तो नहीं होगा, मतलब मेरा स्टेटमेंट 3 क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, मुझे करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 विल बी द आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, तो सी किसको ट्रेनिंग दे रहा है भाई, सी, तो गाइस सी मेरा जो है किसको ट्रेनिंग देता है, यहाँ पे ए को देता है, सी जो है मेरा ट्रेनिंग ए को देता है, ए में कितना स्टूडेंट है भाई 400 स्टूडेंट है। ठीक है, तो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, जो कि कितना है मेरा 400, एक तो 400 स्टूडेंट है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी, अब डी में टोटल स्टूडेंट कितना है मेरा 300 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका जो डिफरेंस है इज जेड, मतलब जेड क्या है मेरा 400 - 300 यानी 100 दिया गया है। ठीक है,
देन कह रहा है देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट जेड, तो जेड के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये चुनना है। जेड कह रहा है एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो देखो एक्स का वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो सही है भाई, 100 है ना ये। अब बी कह रहा है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर तो नहीं होगा, वाई 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, ये नहीं है। अब वाई माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 10% का स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर तो 100 हो गया, मतलब ये भी सही है। और डी कह रहा है वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स तो 2 हो गया, तो ये नहीं होगा। मतलब मेरा ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा ई विल बी द आंसर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है इफ ए प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ओनली सी स्टूडेंट, ठीक है, ए जो है बस सी के इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग देता है, तो सी में कितने स्टूडेंट है भाई 700, मतलब ए 700 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा है। एंड बी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ओनली डी स्टूडेंट, बी जो है सिर्फ डी इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग देता है, तो डी में कितने स्टूडेंट है भाई 300, ठीक है। देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग बाई ए एंड बी, तो ए और बी का एवरेज क्या हो जाएगा भाई, ए और बी का एवरेज कितना हो जाएगा 700 प्लस 300 बटा 2 यानी 500 हो जाएगा। ये है पी के इक्वल, कह रहा है ये पी के इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो गाइस देखो पहला क्या है, पी इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 25 होता है, तो पी डिविजिबल है 25 से, बिल्कुल है भाई, 25 दूना 50 जीरो हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, पी ग्रेटर देन एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा यहाँ से 200 हो जाएगा, तो P जो है 500 है, तो 500 तो बड़ा है 200 से, ये भी सही है, ठीक है। अब तीसरा क्या है P बाई एक्स, तो P बाई एक्स कितना हो जाएगा 500 और x का वैल्यू कितना है 10 है, ये 50 हो जाएगा। ये इक्वल टू है 2.5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है भाई 20% है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 50 हो ही जाएगा, तो मतलब क्या है ये भी सही है। मतलब ऑल स्टेटमेंट क्या है, ऑल आर करेक्ट है, ठीक है, तो हो जाएगा सारा जो स्टेटमेंट है आपका सही है, ये आंसर हो जाएगा। तो अब इस डी आई के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ इज वाई बाई 5 टाइम, एक नया इंस्टीट्यूशन एफ का बोल रहा है, इज वाई बाई 5 कितना हो गया भाई, वाई देखो 20 है, तो वाई बाई 5 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एफ में है 4 टाइम्स है किसके भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग बाई सी, सी जितनों को ट्रेनिंग देता है, तो सी किसको ट्रेनिंग दे रहा है भाई, ए को ट्रेनिंग देता है, ठीक है, यहाँ से देख लेना। तो सी जो है ए को ट्रेनिंग दे रहा है, तो ए में कितना स्टूडेंट है भाई 400, ठीक है। तो एफ जो है क्या है 4 इंटू 400, मतलब इंस्टीट्यूशन एफ में 1600 स्टूडेंट है, ठीक है, 1600 स्टूडेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड ए प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू एफ स्टूडेंट, ठीक है, जो ए जो है एफ के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा है, यानी एफ में तो आप 1600 स्टूडेंट है ये हमको पता है, इतने स्टूडेंट को ट्रेनिंग ए देता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग बाई ए एंड बी, तो ए तो मुझे पता है भाई 1600 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता है, लेकिन गाइज यहाँ थोड़ा आप सावधान रहना, देखो ए जो है बी वाले को भी ट्रेनिंग दे रहा है, तो बी में कितना स्टूडेंट है भाई 600, तो ये कितना हो जाएगा आपको 1600 प्लस 600 हो जाएगा, मतलब ये ए इतने को ट्रेनिंग दे रहा है क्योंकि बी वाले को भी ट्रेनिंग दे रहा है ना, और एफ वाले को भी जुड़ ये ऐड हो गया है। अब क्या कह रहा है, अब जो है मेरा बी किसको ट्रेनिंग देता है भाई, देखो बी जो है आपका किसको ट्रेनिंग देता है, सी एंड डी को देता है, मतलब सी और डी इंस्टीट्यूशन में कितने स्टूडेंट है 700 और 300, यानी कितना हो गया बी 1000 स्टूडेंट को दे रहा है ट्रेनिंग, ठीक है। तो कह रहा है दोनों का रेशियो निकालने, ए और बी जितना को ट्रेनिंग देता है, तो ये कितना हो जाएगा 2200 बटा 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 11:5, मतलब 11:5 रेशियो हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो गाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर आपने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताना क्या होगा। तो गाइस जब आते हैं मेंसुरेशन के डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब 3 स्टेटमेंट 1 2 3 है, कौन सा मतलब सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है इसमें द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज x सेंटीमीटर, तो भाई कोन का स्लैंट हाइट क्या होता है, अगर आपने मेरा मेंसुरेशन का वीडियो देखा होगा तो डिटेल में मैंने बताया है, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमी स्फेयर, सारे जो 2D 3D शेप होते हैं सबका बताया है। अगर आपने नहीं देखा है मेंसुरेशन का फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अच्छे से देख लेना। तो ये आपका कोन है, कोन का रेडियस r है मान लो, ठीक है, और इसका हाइट h है, तो स्लैंट हाइट यही होता है, ये जो है स्लैंट हाइट है आपका, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या दिया गया भाई, ये x सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया है,
इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज x+5 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब मेरा एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ये स्क्वायर का साइड क्या है भाई, x+5 सेंटीमीटर है, तो हमको कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी x+5 का होल स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का एरिया तो साइड का स्क्वायर ही होता है ना, तो ये चाहिए, यानी बेसिकली हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमको एरिया ऑफ द स्क्वायर पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं ये किस स्टेटमेंट से पता चलेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ कोन टू इट्स हाइट इज 3:2। मतलब जो है डायमीटर क्या हो जाता है इस कोन का, 2r हो जाएगा, और इसका हाइट h है, इसका रेशियो 3:2 है, तो इससे तो हमको नहीं पता चलेगा ना x का वैल्यू भाई, इससे कैसे पता चलेगा। स्लैंट हाइट है, अगर ये x क्या होता है, स्लैंट हाइट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, तो आर एच तो रेशियो में है, तो मतलब x का वैल्यू पता नहीं चलेगा ना। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन, देखते हैं क्या है भाई। द बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज सेम एज बेस एंड हाइट ऑफ द कोन रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका जो बेस और हाइट कोन के बेस और हाइट के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है भाई। देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, इसका जो रेडियस बेस है, मतलब इसका जो रेडियस और हाइट है कोन और सिलेंडर के हाइट के इक्वल है, ठीक है, तो दोनों का रेडियस और हाइट इक्वल है, ये बोलना चाह रहा है। तो और क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4500 पाई सेंटीमीटर क्यू। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है दिया गया है 4500 पाई सेंटीमीटर क्यू है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये होता है, ये तो मैंने मेंसुरेशन में बता रखा है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, ठीक है। अब ये कितने के बराबर है, 4500 पाई के, तो यानी यहाँ से पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर एच कितना हो गया, 4500 हो गया। अब देखो इससे भी हम लोग आर और एच का वैल्यू तो नहीं बता सकते भाई, लेकिन हाँ अगर हम पहला इक्वेशन को यूज करें तो मान लो इससे तो बता सकते हैं ना, यहाँ रेडियस बाय हाइट कितना दिया गया है भाई, 3:4। तो अगर इसको 3x या 4x इस इसको अगर आप मान लो 3y या 4y मान लोगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन में बैठा के y का वैल्यू आ जाएगा, फिर रेडियस और हाइट पता चल जाएगा, और रेडियस हाइट पता चल जाएगा तो मेरा x का वैल्यू पता चल जाएगा, स्लैंट हाइट, अब वही स्लैंट हाइट से मेरा स्क्वायर का साइड पता चल जाएगा, फिर एरिया पता चल जाएगा। मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, देखो बेस वाला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस जो ये स्लैंट वाला एरिया है क्या होता है, पाई आर इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो क्या दिया गया है मुझे, टोटल सरफेस एरिया 600 दिया गया है, 600 पाई है। इसका मतलब क्या हो गया कि R इंटू आर प्लस एल मुझे कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 375 पाई। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब मैंने मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता रखा है। तो गाइस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये पाई आर इंटू उसका जो स्लैंट हाइट होता है वो होता है। तो पाई आर एल मुझे कितना दिया गया भाई, ये मुझे 375 पाई दिया गया है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया और आर एल मुझे पता चल गया 375 है, ठीक है। तो अब देखो गाइस थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ मुझे पता है आर स्क्वायर प्लस आर एल कितना दिया गया है 600, ये एक इक्वेशन, एक इसको मान लो ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, और ये मेरा है दूसरा इक्वेशन। तो इसमें अगर आप आर एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आर पता चल जाएगा, ठीक है। अब आर पता चल जाएगा तो एल पता चल जाएगा, ठीक है। अब जब आर और एल पता चल गया तो बेसिकली देखो एल में से एल यहाँ मतलब स्लैंट हाइट एक्स ही है, ठीक है, तो ये एक्स बोलो या इसको स्लैंट हाइट एल भी बोलते हैं। तो देखो हमको एल पता चल जाएगा यानी एक्स पता चल जाएगा, तो उसके बाद तो हमको क्या, साइड ऑफ द स्क्वायर तो पता चल जाएगा, फिर उसका एरिया पता चल जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि स्टेटमेंट 3 अकेले भी आंसर कर देता है, स्टेटमेंट 3 को अकेले भी आंसर कर रहा है कि नहीं, यानी स्टेटमेंट 3 से भी हम लोग अकेले आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं भाई। देखो इसमें ये स्टेटमेंट ई वाला देखो, आइदर स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर और स्टेटमेंट 3 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, आपको जो आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में इसी लेवल के मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर मेरा जो कॉन्सेप्ट वाला है मेंसुरेशन का बहुत अच्छे से मैंने सारे 2D 3D फिगर का बताया हुआ है फॉर्मूला, तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अब मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड डाटा सफिशिएंसी, इसमें क्या कह रहा है भाई, 2 कंटेनर ए एंड बी है, ठीक है, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ए है एक कंटेनर बी है, उसमें क्या है मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है, ठीक है। कह रहा है कंटेनर ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5, मतलब एक कंटेनर में 3:5 के रेशियो है मिल्क इज टू वाटर, एंड मिल्क इन कंटेनर बी इज 75%। मतलब क्या है कि 75% मिल्क है तो ये कितना हो जाएगा 25% वाटर हो जाएगा, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, ठीक है, इसमें भी रेशियो दिया गया है। The total quantity of mixture in container A to B is 500x liter and
400 वाई लीटर, मतलब कंटेनर ए में जो है टोटल मिक्सचर कितना है 500 एक्स लीटर है और बी में कितना है 400 वाई लीटर है, ठीक है। अब कह रहा है इफ मिक्सर ए इज मिक्स विथ मिक्सर बी, ए और बी दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है दोनों को, ठीक है, ए और बी को मिक्स कर दिया जाता है। तो कह रहा है देन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट नेसेसरी टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी इन कंटेनर ए। तो कंटेनर ए में टोटल क्वांटिटी कितना है भाई, ए में जो है टोटल क्वांटिटी 500 एक्स है, तो ये निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो निकल जाएगा ना ये। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट से हो जाएगा ये। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर ए एंड बी इज 195। तो जो है अब देखो थोड़ा गाइज, यहाँ जो है मेरा टोटल 500x है और ये 3 है। तो गाइज इसको मान लो 3y मान लो, ये 5y मान लो, तो मेरा 8y कितना दिया गया है भाई, 500x है। यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से y से वैल्यू जो है ये कितना आ जाएगा 62.5x हो जाएगा। तो यानी जो मिल्क कितना है मेरा भाई, ये हो जाएगा आपको 187.5x हो जाएगा, ठीक है। और वाटर कितना हो जाएगा, बचा हुआ 312.5x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में इसी तरह देखो, ये मान लो 3z है और ये z है, तो 4z ये तो सिंपली हो जाएगा भाई, ये तो 300 हो जाएगा y और 100y, ठीक है, ये तो सिंपल है। तो गाइज अब देखो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर ए एंड बी, तो ए में कितना मिल्क है भाई 1 इतना है, और बी में जो है कितना मिल्क है भाई 300y है, यानी 187.5x प्लस 300y, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए एंड बी कितना दिया गया 195 लीटर। लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इक्वेशन 1 है मेरा, तो हम लोग तो नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर ए इज 85 लीटर मोर देन दैट ऑफ बी। जो सेकेंड मतलब कंटेनर ए में जो है वाटर कितना है भाई 312.5 एक्स है ना, ये कह रहा है 85 लीटर ज्यादा है जितना बी में है, तो बी में कितना वाटर है 100 वाई है, ठीक है, उससे ये 85 लीटर ज्यादा है। तो अब इससे भी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स वाई दो वेरिएबल है और मेरा इक्वेशन एक है, यानी स्टेटमेंट 1 से ये आया, स्टेटमेंट 2 से ये आया, लेकिन अगर दोनों को मिला लेंगे तो मेरा एक्स एंड वाई का वैल्यू पता चल जाएगा ना। तो मुझे x का वैल्यू तो चाहिए, टोटल क्वांटिटी इन ए 500x है, तो मतलब क्या होगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन होगा। तो इजी क्वेश्चन था ये, नहीं इसमें क्या हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर क्वांट का क्वेश्चन। तो आपको क्या इतना मुश्किल लगा कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे भाई रियल एग्जाम में? ये जो था आईपीएस पीओ मेंस में आपका क्वांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, और बहुत ज़्यादा साल पहले भी नहीं, कुछ ही साल पहले के ये सब सारे क्वेश्चन हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सॉल्वेबल नहीं है? क्या जो है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो? 10 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो इसमें? ईज़ी क्वेश्चन भी थे। तो मुझे ये जवाब देना भाई, आजकल जो मॉक्स में बच्चे को लेंथी क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रहे हैं मॉक्स में, क्या उस लेवल के क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा है भाई? या बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मॉक्स में कॉम्प्लेक्स और लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? भाई रियल एग्जाम में उसका कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वो रियल एग्जाम लेवल है, ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मेक श्योर उनको बोलो कि लेंथी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से अच्छा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, ठीक है। कंसेप्ट इज द किंग, कंसेप्ट क्या होता है भाई, किंग होता है। रियल एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे 100%, और बनने वाले भी रहेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी जो कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट में कराई है, सारे अरिथमेटिक टॉपिक के मैंने कॉन्सेप्ट ला रखे हैं, उसको आपने अगर देखा है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैं तो कहता हूं कि मोर देन 50% क्वेश्चन आप क्वांट में मेंस में सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा है। और मेरा अप्रोच जिस तरह मैं मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप डाटा को इनकोड करके, उस अप्रोच को आप भी यूज करके मेंस लेवल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा आईपीएस पीओ मेंस के क्वांट को लेके। ये जितना क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर मेंस में पूछा जा चुका था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके खुद भी बनाना और मुझे बताना कि बन रहे हैं कि नहीं। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको जरूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना आंसर, तब मुझे पता चलेगा कि आप जो रियल मेंस एग्जामिनेशन के लेवल का प्रिपरेशन आपकी चल रही है, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेशन एंजॉय किया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग। और हाँ गाइज, मॉक्स में जो लेंदी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आप उससे डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, मॉक को सबमिट करके बस प्रैक्टिस करो, और मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ये रियल एग्जाम लेवल है, इससे प्रैक्टिस करो। अगर ये क्वेश्चन बनेंगे तो रियल एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो गाइज चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।